सुहाना मयूरी से मिलने के लिए मान जाती है, पर 10 बजने के बाद भी जब वो वहां पर नहीं पहुंच पाती है तब आयुष को मयूरी को नीचा दिखाने का मौका मिल जाता है। 10 मिनट इंतजार करने के बाद आयुष ने कहा, क्या हुआ, कहां पर है सुहाना? वो तो तुमसे मिलने आने वाली थी ना? मयूरी ने चिढ़ते हुए कहा, ये ऑफिस टाइमिंग्स है, बाहर ट्रैफिक भी हो सकता है। अगर तुम इंतजार नहीं कर सकते तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ। आयुष अब हार मानने वाला नहीं था। उसे लग रहा था कि उसे मयूरी को नीचा दिखाने का एक अच्छा मौका मिल गया है, इसलिए उसने कहा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें इतना बेहुदा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? जब काफी देर तक सुहाना नहीं आई तब उसके दिमाग में यह ख्याल था कि मयूरी झूठ बोल रही थी। सब सुहाना के एरोगेंट नेचर के बारे में जानते थे, पर वो मयूरी से मिलने के लिए मान गई थी। लोगों को इस बात पर विश्वास करना ही मुश्किल था। मयूरी ने कहा, मैं फोन करके पूछती हूँ कि आखिर वो कितने देर में आ रही हैं। इतना कहने के बाद वो जैसे ही सुहाना के मैनेजर का नंबर डायल करने लगी, आयुष ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और कहा, इस सब की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी हार मान लो। उसकी इस हरकत पर मयूरी को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर हार गई तो भी हार मान लूंगी, पर इस वक्त मुझे मेरा फोन दो, मुझे सुहाना के मैनेजर से बात करनी है। इतना बोलते हुए उसने आयुष के हाथ से फोन छीनने की कोशिश की। बहुत स्ट्रगल के बाद आखिर उसने फोन छीन लिया। तभी आयुष ने कहा, मयूरी, सुहाना यहाँ पर नहीं आएगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम शर्त नहीं जीत पाओगी। मयूरी ने उसकी तरफ इरिटेट होते हुए देखा और कहा, ए, अपना मुंह बंद रखो और मुझे बात करने दो। वो जैसे ही फोन लगाने वाली थी, सिक्योरिटी गार्ड वहां पर भागते हुए आया और उसने कहा, सुहाना आ गई है, वो अभी अपनी कार से उतरी है। हम बहुत देर से कॉल कर रहे थे पर किसी ने फोन नहीं उठाया था, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये सुनकर सबका ध्यान उस सिक्योरिटी गार्ड पर चला गया था। मयूरी इस बात से खुश थी और उसने आगे जाते हुए कहा, क्या सच में वो आ गई हैं? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हाँ वो नीचे ही है और बस कुछ ही देर में ऊपर आती होंगी। ये बात सुनकर सब बहुत एक्साइटेड हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सुहाना यहां तक आएगी। जितने सब एक्साइटेड थे, वहीं आयुष ये सोचकर नर्वस हो गया था कि अगर ये डील फाइनल हो गई तो उसे सबके सामने मयूरी से माफी मांगनी पड़ेगी, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। अगले ही पल लिफ्ट से एक लड़की निकली जो बहुत सिंपल लग रही थी। उसने व्हाइट टॉप और सिंपल डेनिम जीन्स पहनी हुई थी। उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सुहाना ही थी। उसे देखकर एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गई। जैसा सबने सुहाना के नेचर और पर्सनालिटी के बारे में सुना था, वो सबसे बिल्कुल अलग थी। पर जब मयूरी ने उसे देखा तो वो सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसकी बनाई छवि से वो बिल्कुल अलग थी। उसने सोचा था कि सुहाना के चेहरे पर बहुत मेकअप होगा और वो बहुत हाई फाई कपड़े पहनकर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि उसने बहुत सिंपल कपड़े पहने हुए थे और अपना गेटअप भी बहुत सिंपल बना रखा था। सुहाना मयूरी के पास आई और उससे पूछा, क्या आप ही मिस मयूरी हैं? मयूरी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। सुहाना ने कहा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। दरअसल रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हमें लंबा रास्ता लेना पड़ा। मयूरी ने कहा, कोई बात नहीं, आप प्लीज सॉरी मत बोलिए, ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को बहुत वक्त से जानती हों। ये सब देखकर लोगों को हैरानी हुई। मयूरी ने सबकी तरफ देखा, स्पेशली उसने आयुष को घूरा और सुहाना से कहा, मीटिंग रूम तैयार है, चलिए वहां चलकर बात करते हैं। इसके बाद दोनों मीटिंग रूम में चले गए। मीटिंग रूम में जाने के बाद मयूरी को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो सुहाना से पहले मिल चुकी है। बहुत कोशिश के बाद जब उससे रहा नहीं गया तब उसने पूछ ही लिया, क्या हम पहले मिल चुके हैं? सुहाना मुस्कुराई और उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कैप निकालकर पहन ली। मयूरी उस कैप को पहचानती थी। उसने 2 बार पहले भी सुहाना को वो कैप पहने देखा था। सुहाना ने मयूरी के सरप्राइज एक्सप्रेशन देखकर पूछा, कुछ याद आया? मयूरी ने कहा, हाँ, आप तो वही है ना जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया था? सुहाना ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, माफ करना, उस दिन मुझे बहुत जल्दी में वहां से जाना पड़ा। मयूरी ने कहा, कोई बात नहीं, आप विक्रांत जी की वजह से जल्दी गई थी ना? सुहाना एक पल के लिए शांत हो गई। उसने धीरे से कहा, हाँ, और इस डील के पीछे का कारण भी आप अच्छे से जानती हैं। दरअसल विक्रांत सुहाना का बहुत पुराना दोस्त था, पर अब दोनों के बीच में कांटेक्ट और रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। विक्रांत को बहुत पसंद करती थी सुहाना,
पर विक्रांत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। सुहाना बस इतना चाहती थी कि विक्रांत उसे कभी ना भूले। मयूरी ने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ मैं जानती हूँ। सुहाना ने पूछा, तो फिर क्या आप फाइनेंशियल बिजनेस डील का प्रोडक्ट विक्रांत तक पहुंचा पाएंगी? मयूरी ने कहा, हाँ ऐसा हो जाएगा। दरअसल शनाया ज्वेलर्स इस बार एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे जो कपल्स के लिए था। वो अपनी रिंग में अपने पार्टनर की फोटो इम्प्रिंट करवा सकते थे। सुहाना चाहती थी कि उसके फोटो की रिंग विक्रांत के पास और विक्रांत के फोटो की रिंग उसके पास हो। मयूरी ने जब ये बात सुहाना को बताई तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई और इस बात पर वो मयूरी से मिलने के लिए तैयार हो गई। सुहाना ने पूछा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? विक्रांत के पास मेरी फोटो वाली रिंग पहुंच जाएगी? मयूरी ने कहा, हाँ, हम रिंग को एज अ बिजनेस डील गिफ्ट भेजेंगे। भले ही वो उसे ना पहने पर वो हमेशा उनके पास रहेगी, याद के तौर पर। और फिर एक कंपनी दूसरी कंपनी से बिजनेस डील गिफ्ट लेने के लिए कभी मना नहीं कर सकती। ये सुनकर सुहाना बहुत खुश हो गई और उसने कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि विक्रांत के पास कुछ ऐसा रहे जिससे वो कभी मुझे भूल ना पाए। लाओ, अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दे दो, मैं अभी उन पर साइन करती हूँ। ये सुनकर तो जैसे मयूरी के पर निकल आए थे। वो बहुत ही खुश हो गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस बड़ी बड़ी आंखों से सुहाना को देखे जा रही थी। सुहाना ने कहा, मिस मयूरी? मयूरी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स। मयूरी ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की फाइल सुहाना को दे दी और उसे पढ़े बिना ही उसने तुरंत उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दिया। मयूरी बस उन पेपर्स को ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। साइन करने के बाद सुहाना वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। सब जानते थे कि अंदर सुहाना और मयूरी की इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, इसलिए मयूरी के ऑफिस के बाकी लोग मीटिंग रूम के बाहर खड़े होकर सुहाना के निकलने का इंतजार कर रहे थे। कामना भी वहीं खड़ी थी और उन लोगों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद जब सुहाना बाहर आई तो कामना ने सुहाना से पूछा, मिस सुहाना, अगर आपको प्रमोशनल डील के लिए फैसला लेने के लिए टाइम चाहिए तो आप अपना टाइम ले सकती हैं। सुहाना ने कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दिया है। इस प्रमोशनल डील का सारा काम मिस मयूरी हैंडल करेगी। थैंक यू। इतना बोलने के बाद वो वहां से चली गई। पीछे पीछे मयूरी भी वहां से चली गई। वो आयुष के पास आ गई और उसने उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाते हुए कहा, तो शर्त क्या थी? हारने वाले को जीतने वाले से माफी मांगनी होगी। नहीं 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 नहीं, सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, है ना मिस्टर आयुष? किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मयूरी ने सुहाना को प्रमोशनल डील साइन करने के लिए मना लिया था। सुहाना लो प्रोफाइल जिंदगी जीती थी, इसलिए वो प्रमोशंस नहीं करती थी। इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था कि मयूरी ने ये कैसे कर दिया था। पर अब जब मयूरी ने ऐसा कर दिया था तो वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की स्टार बन गई थी। पर मयूरी को इन सब से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस इतना चाहती थी कि आयुष सबके सामने उसे माफी मांगे। वो लगातार आयुष को घूर रही थी और उसकी माफी मांगने का इंतजार कर रही थी। आयुष उसका इशारा समझ गया था, इसलिए उसने खुद को सबके सामने बेइज्जत होने से बचाने के लिए कहा, मयूरी मैम, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई है, पर मैं आपको अच्छे से जानता नहीं था, इसलिए ये हो गया। आई होप मुझे आप माफ कर सकती हैं। मैं आपका जूनियर हूं और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। आयुष इस मामले को हल्के में सुलझाना चाहता था, पर मयूरी ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। उसने आयुष की तरफ देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी शर्त पूरी करो। आयुष कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां पर किसी की आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ पर? सारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट रूम के आगे क्या कर रहा है? कामना ने तुरंत देखा कि वहां पर नियति आई थी। उसने कहा, नियति मैम, सुहाना के साथ डील फाइनल हो गई है। वो हमारे साथ प्रमोशनल डील के लिए मान गई है। ये सुनकर नियति चौंक गई और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मयूरी ने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिखाया था। नियति के प्लान के अकॉर्डिंग उसने मयूरी को ये काम इसलिए दिया था ताकि वो लंबे समय तक इस काम में उलझी रहे और उसका ध्यान अन्य कामों में भटक जाए। ये सब होता देखकर आहान मयूरी से नाराज हो जाता और शायद उसे जॉब से भी निकाल देता, पर यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो गया था। नियति ने अपने आप को शांत किया और कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स देखे। कहीं ना कहीं उसे एहसास हो रहा था कि उसने मयूरी के साथ ज्यादा ही ज्यादती कर दी थी। उसने मयूरी से कहा, वेल डन मयूरी, तुमने डिपार्टमेंट के लिए इतना अच्छा काम किया है। तुम जब से आई हो तब से काम ही कर रही हो। मुझे लगता है सक्सेस के लिए तुम्हारे वेलकम में एक पार्टी होनी चाहिए। पार्टी का नाम सुनते ही सब बहुत एक्साइटेड हो गए। किसी ने कहा, नियति मैम,
हमें आहान सर को भी इनवाइट करना चाहिए। आहान का नाम सुनते ही मयूरी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा, मिस्टर आहान के सामने कैसे कोई पार्टी कर सकता है? वो मना करने ही वाली थी, पर तभी सब लोग खुशी के कारण शोर मचाने लगे और नियति ने उन्हें चुप करवाते हुए कहा, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, पर मिस्टर आहान किसी भी पार्टी में आते नहीं है, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखना। मैं उनसे पूछ जरूर लूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे। आहान ऐसे डिपार्टमेंट पार्टीज में जाना अवॉइड करता था और ये बात सब जानते थे। पहले भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उन्हें इनवाइट किया था, पर आहान ने साफ मना कर दिया था। किसी ने धीरे से कहा, क्या पता इस बार वो मयूरी के नाम से आ जाए। ये बात सबने सुनी थी और सबको इसकी उम्मीद थी, पर यह सुनकर नियति और मयूरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या मयूरी की वजह से आहान पार्टी में आने के लिए मान जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सब जानते थे कि आहान ऐसी पार्टीज में नहीं आता था, पर फिर भी नियति उसे इनवाइट करने उसके केबिन पहुंच गई थी, जहां पर उसे सबसे पहले रिया मिली। रिया ने पूछा, मिस नियति आप यहाँ? नियति ने कहा, क्या मिस्टर आहान फ्री हैं? मुझे दवे डायमंड्स के प्रोजेक्ट को लेकर उनसे मिलना है। रिया ने जवाब दिया, हाँ आप अंदर जा सकती हैं, वो अभी वर्धन और बाबू भाई के साथ ही उस पर बात कर रहे हैं। जब नियति आहान के केबिन में गई तब वो वर्धन और बाबू भाई के साथ दवे डायमंड्स की फाइल देख रहा था। इस वक्त ये उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। नियति को देखकर आहान ने कहा, मिस नियति, अभी हम दवे डायमंड्स की फाइलें देख रहे थे, प्रमोशंस के लिए सुहाना मानी या नहीं? नियति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिस्टर आहान, मिस सुहाना ने हमारे साथ डील लॉक कर ली है। उन्होंने अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया है। उन्हें मनाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, पर फिर वो मान गई। ये बात सुनकर आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जानता था कि यह सब मयूरी ने किया था, पर फिर भी नियति खुद इसका क्रेडिट ले रही थी। हालांकि आहान ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं, बल्कि उससे पूछा, मिस नियति, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, बताइए इसके लिए आपको क्या इनाम या बोनस चाहिए? इतने में रिया वहां पर आ गई और नियति की बातें सुनकर उसे भी अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे भी पता चला था कि यह सब मयूरी ने किया था। ये सुनकर नियति बहुत खुश हो गई और उसने कहा, मिस्टर आहान, मुझे इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पर हमने एक पार्टी रखी है, सब चाहते हैं कि आप उसमें आए, इसलिए मैं आपको यहाँ इनवाइट करने आई हूँ। वो मयूरी। इतना कहकर वो रुक गए। मयूरी का नाम सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। ये देखकर नियति समझ गई थी कि आहान शायद जानता था कि ये डील किसकी वजह से हुई थी। नियति ने गहरी सांस ली और कहा, वो एक्चुअली सब कुछ मयूरी ने ही किया है। उसने ही सुहाना से मिलकर ये डील लॉक की है। इसके अलावा वो डिपार्टमेंट में अभी नहीं आई है, और जब से आई है तब से वो बस काम ही कर रही है। हमें उसे अच्छे से वेलकम करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए हम ये पार्टी कर रहे हैं। नियति जैसे जैसे ये बात बोल रही थी, आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो पार्टी में नहीं आना चाहता था। नियति ने कुछ पल के लिए इंतजार किया, पर फिर जब आहान ने बहुत देर तक कुछ नहीं बोला, नियति को अंदाजा हो गया था कि वो पार्टी में नहीं आना चाहता था। तब उसने कहा, इट्स ओके मिस्टर आहान, मैं जानती हूँ कि आप बिजी हैं और आपके प्रायर कमिटमेंट्स भी होंगे। मैं और मेरी टीम ये बात समझते हैं और इसकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। इतना बोलने के बाद वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रिया ने आहान से पूछा, आहान सर, आपने पार्टी में जाने के लिए हाँ क्यों नहीं की? आपको जब पता चला था कि मयूरी को सुहाना से डील करनी है, तब आपने ही तो प्रायोरिटी में सुहाना के बैकग्राउंड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा था। रिया उसके बर्ताव को लेकर थोड़ा कंफ्यूज थी। आहान ने रिया के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आज सुबह डाइनिंग टेबल पर हुए इंसिडेंट के बारे में सोच रहा था वो। मयूरी ने उसे थैंक यू बोलने के लिए कुछ नहीं किया था और वो मयूरी से एक बेटर थैंक यू की उम्मीद कर रहा था। वो जब इस बारे में सोच रहा था तभी उसका फोन बजने लगा। उसे उम्मीद थी कि जरूर मयूरी का ही कॉल होगा। उसे लगा कि शायद डील साइन हो जाने के बाद वो उसे डील के बारे में खुशखबरी देने के लिए कॉल करेगी, पर कॉल विक्रांत शाह का था। विक्रांत सुहाना का दोस्त तो था ही, पर साथ में शहर का एक अमीर बिजनेसमैन भी था। आहान के दूसरे अन्य बिजनेस शाह इंडस्ट्रीज के डील से होते थे। वो जानता था कि डील का पता लगने पर वो उसे कॉल जरूर करेगा। कॉल उठाते ही उसने कहा, हेलो। विक्रांत ने इस बात का जवाब तो नहीं दिया, बल्कि सीधा कहा, तुमने सुहाना को इस प्रोजेक्ट का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया है? जितना जल्दी हो सके उसे निकाल दो। विक्रांत की आवाज में रौब और परेशानी साफ नजर आ रही थी। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मिस्टर विक्रांत, सुहाना डील साइन करने के लिए खुद यहां पर आई थी
और आपको इतनी नाराजगी है तो आप सुहाना के साथ डील फाइनल कर लेते। विक्रांत को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जानता था कि उसने सुहाना को कैसे मनाया होगा। आहान ने फिर से कहा, आप मुझसे इस तरह बात इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी सुहाना को नहीं मना सकते थे। विक्रांत की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारे ऑफिस में उस लड़की ने सुहाना को मना लिया है। वो तुम्हारे ऑफिस आई थी तो ऐसी मुंह उठाकर तो नहीं आई होगी ना। आहान ने जवाब दिया, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो ना, उसका नाम मयूरी है। और हाँ, उसने सुहाना को कन्विंस कर लिया क्योंकि उसमें यह करने का पोटेंशियल था। विक्रांत ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, उसका नाम मोर हो या मयूरी, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां बात सुहाना की कर रहा हूं। वैसे तो विक्रांत काफी शांत मिजाज का लड़का था, पर आज उसका गुस्सा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त बहुत गुस्से में था और सुहाना से डील फाइनल हो जाने की वजह से उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। फोन पर काफी देर तक शांति थी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, वैसे मैंने सुना है कि तुमने अपने कुछ जासूस दबे डायमंड्स में भेजे हैं ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो कौन से 10 लोग हैं जिन्हें वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो एक प्रोडक्ट मुझे भी मिलेगा, उसमें से एक मैं तुम्हें 100 करोड़ में बेच सकता हूँ। ये बात आहान ने तो बहुत कैजुअली बोली, पर इसका वर्धन, बाबू भाई और रिया पर बहुत असर पड़ा। उसकी ये बात सुनकर सबके दिमाग में यही चल रहा था, विक्रांत ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। किसी ने कुछ नहीं बोला और वहां मौजूद सभी लोग बस आहान की बात खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। विक्रांत ने गुस्से में कहा, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इतना बोलने के बाद उसने गुस्से में फोन रख दिया। आहान ने भी अपना फोन रख दिया। जब आहान ने फोन रखा तब वर्धन ने कहा, आहान सर, मयूरी के प्रपोजल के हिसाब से 10 कपल रिंग्स आने वाली हैं और जिसमें से एक सेट पर उन दोनों की फोटो होगी और बाकी बस डमी होंगे। ये बात सुनकर आहान ने अपने एक्सप्रेशंस बदले और कहा, तुम मेरा चेहरा क्या देख रहे हो, जाकर वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। वर्धन ने तुरंत कहा, ओके सर। इसके बाद सब अपने काम में लग गए। उधर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अलग ही माहौल था। सब लोग नियति के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो जान सके कि वो पार्टी में आएगा या फिर नहीं। जैसे ही नियति वहां पर आई, सबने उसे घेर लिया और सब उससे सवाल करने लगे। आहान सर ने क्या कहा? आहान सर मान गए? वो आने वाले हैं ना? नियति ने सबको शांत किया और कहा, चुप चुप चुप। मैंने मिस्टर आहान से बात की, पर वो किसी और काम में बिजी हैं। वो बहुत खुश हैं कि हमने डील क्रैक कर ली है और वो आना भी चाहते थे, पर काम की वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। ये बात सुनकर सब बहुत मायूस हो गए थे। सब आहान को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। नियति ने इस बात को बहुत पॉजिटिवली बताया था, पर सब जानते थे कि आहान के कहने का मतलब था कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। नियति ने जब सबके मायूस चेहरे देखे तब उसने कहा, कम ऑन एवरीवन, चीयर अप। हमें वीकेंड पर पार्टी करनी है। आहान सर नहीं आ पाएंगे तो कोई बात नहीं, पर हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे। नाउ एवरीवन गेट टू वर्क। सब जानते थे कि काम करना भी इम्पोर्टेंट था और नियति ने वैसे भी सबको पहले भी बोल दिया था कि वो आहान के आने की ज्यादा उम्मीद ना करे। जहां पर सब मायूस थे, मयूरी बहुत ज्यादा खुश थी। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी और वो मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। हे कान्हा जी, थैंक यू सो मच कि वो वाइडो पार्टी में नहीं आ रहा है। अगर वो पार्टी में आ जाता तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता और मेरा तो पार्टी में एंजॉय करना ही मुश्किल हो जाता। थैंक यू कान्हा जी। जब मयूरी ने देखा कि उसे ऐसे खुद में बात करते हुए सब उसकी तरफ देख रहे थे, सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अलग थे। उन सबको देखकर मयूरी के चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई थी। इसके बाद ऑफिस का दिन जल्दी खत्म हो गया। सब अपने काम में लगे हुए थे। कामना मयूरी के पास आई और उसने कहा, मयूरी, तुम एक बार फिर आहान सर से बात करना, शायद वो तुम्हारी बात मान जाएं। ये सुनकर मयूरी को बहुत अजीब लगा और उसने कहा, अगर उन्होंने नियति मैम की बात नहीं मानी तो वो मेरी बात कैसे मानेंगे? अगर उन्हें आना होता तो नियति मैम के इनविटेशन पर भी आ जाते। जब मयूरी ने साफ इनकार कर दिया तो कामना भी उसे आगे फोर्स नहीं करना चाहती थी। काम खत्म करने के बाद सब ऑफिस से निकल गए। जब मयूरी एग्जिट गेट के पास पहुंची तब उसने देखा कि उसके सामने एक लग्जरी कार खड़ी हुई थी। उस कार का दरवाजा खुला तो उसमें आहान और परी बैठे हुए थे। जैसे ही परी की नजर उस पर पड़ी तो वो चिल्लाई, प्यारी दीदी। जब आहान ने देखा कि मयूरी वहां है तो उसने जोर से कहा, अंदर आ जाओ मयूरी। मयूरी थोड़ा हिचकिचाई और उसने कहा, मिस्टर रायजादा, मैं कैसे? वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही परी ने कहा, प्यारी दीदी अंदर आओ ना, हमारे साथ ही घर चलो ना। अब मयूरी मना नहीं कर सकती थी,
इसलिए वो भी कार में जाकर बैठ गई। सब लोग ये नजारा देख रहे थे। मयूरी के बैठने के बाद वो लोग वहां से चले गए। बहुत देर तक मयूरी ने कुछ नहीं बोला, पर उसने फिर सोचा कि उसे आहान को अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद परी आहान की गोद से उतरकर मयूरी की गोद में आ गई थी। थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद उसने हिम्मत करके आहान से कहा, मिस्टर रायजादा, ये जो भी सब हुआ आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता था। अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। मयूरी अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, हाँ जानता हूँ, तभी उसकी खुशी में पार्टी भी हो रही है ना। तुम्हें लगता है कि तुमने उस बात को लेकर अब तक अच्छे से थैंक यू नहीं बोला है? ये बात सुनकर मयूरी चौंक गई। उसने नहीं सोचा था कि आहान को इस बात का बुरा लग सकता था। उसने कहा, हाँ, वो दरअसल नियति मैम ने ही सब कुछ प्लान किया था। उन्होंने आपको इनवाइट किया था, पर शायद आप अपने प्रायर कमिटमेंट्स को लेकर बिजी थे, इसलिए। बोलते बोलते मयूरी रुक गई। ये देखकर आहान ने कहा, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं अपने प्लान कैंसिल कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं भी पार्टी में आ ही जाता हूँ। तुम भी तो ऐसे ही चाहती हो ना? ये बात सुनकर मयूरी के माथे पर पसीना आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। क्या मयूरी आहान को पार्टी में इनवाइट करेगी या फिर आहान बस उसकी टांग खींच रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। मयूरी और आहान जब कार में जा रहे थे तब मयूरी ने पार्टी के बारे में बात की और उसमें आने के लिए आहान ने भी कह दिया कि वो अपने प्लान्स कैंसिल कर सकता है। मयूरी कुछ बोल पाती उससे पहले ही उन दोनों का आई कांटेक्ट हो गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मयूरी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे मानो उनमें कई राज छुपे हुए हों। और आहान की आंखें समंदर जैसी थी, गहरी और शांत, पर फिर भी उनमें कब उफान आ जाए ये कोई कह नहीं सकता था। दोनों ही भूल गए थे कि वो क्या बात कर रहे थे और बस एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। मयूरी आहान से कुछ कहना चाहती थी, पर क्या ये उसे याद नहीं आ रहा था। जब आहान ने उससे पूछा, मयूरी, पार्टी में मुझे इनवाइट करने को लेकर तुम्हारा क्या फैसला है? मयूरी ने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया, ओके। वो नहीं जानती थी कि वो किस बात के लिए ओके कह रही थी, पर आहान की आंखों को देखने के बाद उसने ओके कह दिया। आहान मुस्कुराया और उससे आंखें फेरते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हें पार्टी में मिलता हूँ। डेट, वेन्यू, टाइम बता देना। हाँ। ये सुनकर मयूरी भी होश में आई और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आहान ने पहले ही खुद ही अपने आप को पार्टी में इनवाइट किया और फिर खुद ही उसे हाँ भी करवा ली। उसने मन में ये सोचा, वाह, ये वाइडो ही नहीं बहुत चालू भी है। अब पता नहीं सब क्या सोचेंगे। मयूरी इन सब के बारे में सोच रही थी कि तभी वो लोग घर पहुंच गए थे। परी मयूरी की गोद में ही सो गई थी, इसलिए मयूरी ने उसे उठाया और उसके रूम में ले गई। उधर आहान भी अपने रूम में चला गया था। दोनों अपने रूम में थे और दोनों के मन में इस वक्त एक दूसरे की आंखों के बारे में ख्याल चल रहे थे। आहान ने सोचा, मयूरी की आंखें कितनी राज बताती हैं, वो भी ऐसे राज जिन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं मैं उसकी असलियत कब समझ पाऊंगा। उधर मयूरी के दिमाग में चल रहा था, वाइडो की आंखें कितनी गहरी हैं, कोई एक बार उन्हें देखने लगे तो उनमें बिल्कुल खो ही जाए। वो सच में इतना खड़ूस है या बस मैं ही उसे ज्यादा खड़ूस समझती रहती हूँ। वीकेंड बहुत जल्दी आ गया था। सैटरडे की दोपहर को मयूरी एक व्हाइट टी शर्ट और डेनिम की रगेड जीन्स पहनकर वेन्यू पर पहुंच गई। उसे नहीं पता था कि पार्टी एक क्लब हाउस में है। वो इस वक्त बहुत आउट ऑफ द प्लेस महसूस कर रही थी। किसी ने उसे नहीं बताया था कि पार्टी क्लब हाउस में है, इसलिए वो बहुत कैजुअल कपड़े पहनकर आई थी। धीरे धीरे करके उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सारे कलीग्स भी वहां पर आ गए थे। सब बहुत टॉप नॉच तरीके से तैयार होकर आए थे। मयूरी ने आज तक जिनको बस बिजनेस सूट और फॉर्मल कपड़ों में देखा था, वो सब आज बहुत कैजुअल कपड़ों में आए थे। सारी लड़कियों ने अच्छा खासा मेकअप किया था और लड़के भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये देखकर मयूरी को और भी अजीब लगने लगा। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो पार्टी के लिए नहीं बल्कि शॉपिंग करने आई थी। उसकी एक कलीग अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने कहा, मयूरी, आप ऐसे कपड़े पहनकर क्यों आई हो? ये एक पार्टी है, कोई रैंडम वॉक तो नहीं। हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पार्टी बहुत ग्लैमरस होती है और आप। उसने मयूरी को पूरा ऊपर से नीचे तक देखा। इतना सुनने के बाद आयुष भी आगे आया और उसने कहा, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहाँ कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। हम यहाँ पर सिर्फ नियति मैम की वजह से आ पाते हैं। तुम तो यहाँ आने के लायक भी नहीं हो। मयूरी जानती थी कि वो अच्छे से तैयार होकर नहीं आई है, पर वो आयुष की तो कोई भी बकवास सुनने वाली नहीं थी। उसने आयुष को देखते हुए कहा, तुम तो चुप ही रहो। ये मत सोचना कि मैं शब्द भूल गई हूँ।
ज्यादा पटर पटर किया ना तो फिर मैं क्लब में सबके सामने माफी मंगवाऊंगी। चुपचाप मेरे पीछे जाकर खड़े हो जाओ और मुझ पर तो कमेंट्स करने के बारे में सोचना भी मत, वरना वो हाल करूंगी कि हमेशा याद रखोगे। समझाए जे कि रिपीट करूं? आयुष जानता था कि मयूरी कुछ भी कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप पीछे हो गया। पर सबकी नजरें अब मयूरी पर थी। मयूरी को पहले से बहुत अजीब लग रहा था और अब जब उसे सब देख रहे थे तब तो वो कहीं छुप जाना चाहती थी। ये पहली बार था जब मयूरी कोई ऐसी पार्टी अटेंड कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसे किस टाइप के कपड़े पहनकर आना चाहिए था। उसने मन में सोचा, सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूं, पर गलत भी क्या है कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ गई। पर मुझे किसी ने कुछ बताया भी कहाँ था, गधेड़े हैं सब के सब। इतने में किसी ने पीछे से कहा, नियति मैम भी आ गई हैं। सबकी नजरें वहां पर आ रही एक लग्जरी कार पर पड़ी। वो एक व्हाइट मर्सिडीज का टॉप मॉडल था। उसका लुक बहुत रिच और रॉयल था। कार में से नियति एक ब्राउन कलर की ड्रेस पहने हुए बाहर निकली। उसके हाथ में ब्रांडेड पर्स था और वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लग रही थी। नियति शनाया ज्वेलर्स में काम जरूर करती थी, पर उसका स्टेटस बाहर की दुनिया में बहुत हाई था। वो अपने पापा की प्रिंसेस थी और बाहर सब उसे ऐसे ही ट्रीट करते थे। उसे देखकर मयूरी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो जानती थी कि इस पार्टी की मेन अट्रैक्शन वो होने वाली थी, पर अब सबका ध्यान नियति पर ही होगा। पर अभी तक सबकी नजरें मयूरी पर ही थी। वो सब चाहते थे कि किसी तरह नियति मयूरी को नोटिस कर ले। जब नियति ने मयूरी की तरफ देखा तब वो समझ गई कि उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं सब। वो सच में बहुत सिंपल लग रही थी। नियति ने कहा, आप सब लोग मयूरी को इस तरह मत देखो, वो पहले कभी इस तरह पार्टी में नहीं आई है। हमें ही उसे अच्छे से गाइड करना चाहिए था। मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी और कामना सबको वेन्यू और ड्रेस कोड अच्छे से बता देगी। ये बात सुनकर मयूरी के दिल को थोड़ी ठंडक मिली। नियति ने सिचुएशन को सिर्फ बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया था, बल्कि मयूरी को भी काफी कंफर्टेबल कर दिया था। इसके बाद उसने सबकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, वैसे मेरे पास सबके लिए एक गुड न्यूज है। आहान का कुछ देर पहले कॉल आया था, वो हमारे साथ पार्टी के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनकर सब खुश हो गए और हूटिंग करते हुए चिल्लाने लगे। सबकी खुशी देखकर मयूरी को घबराहट होने लगी, पर उसने सोचा, अगर वाइडो यहाँ आ ही रहा है तो फिर मैं उससे ही ड्रेस मंगवा लेती हूँ। ये सोचकर मयूरी ने तुरंत आहान को मैसेज किया और उसके जवाब का इंतजार करने लगी। इतने में इधर उधर कोई मॉल या शोरूम भी देखने लगी जहां पर उसे एक ढंग की ड्रेस मिल जाए, पर आसपास सिवाय क्लब्स और कैफे के और कुछ नहीं था। उधर आहान भी उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। मयूरी बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। उधर बाकी सब नियति की तारीफ कर रहे थे। नियति मैम, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपके कहने पर ही आहान सर आने के लिए माने हैं। हाँ, नियति मैम की ही वजह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो आहान सर भी हमसे बहुत खुश होंगे ही। वर्धन इस वक्त वहीं पर था और वो ये देखकर हैरान था कि किस तरह नियति मयूरी का सारा क्रेडिट खा रही थी। जब सब लोग नियति की तारीफ कर रहे थे तब एक लड़की जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्न होने के साथ साथ मयूरी की अच्छी दोस्त भी थी, उसने कहा, मयूरी मैम, ये सब नियति मैम की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? सब कुछ तो आपने किया है और आहान सर भी आपकी वजह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। मयूरी ने उसे चुप करते हुए कहा, ये बात तुमने मेरे सामने तो बोल दी, पर किसी और के सामने मत बोल देना। मिस्टर रायज़ादा यहाँ क्यों आ रहे हैं और क्यों नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब से मयूरी ने यह सुना था कि आहान वहां पर आ रहा है, तब से वो किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। वो बस ये देख रही थी कि आहान ने उसका मैसेज देखा या नहीं। उसने सोचा, पता नहीं ये वाइडो मेरे लिए ड्रेस लाएगा या नहीं, पर उससे ड्रेस लाने में प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लाएगा क्या? मयूरी के दिमाग में लगातार यही बात चल रही थी। वो जब ये सोच रही थी कि तभी नियति ने कहा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। मिस्टर आहान यहाँ पर सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हम सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने आप लोगों को सिर्फ गाइड किया, ये सब कुछ हमने किया है, इसलिए ये क्रेडिट मुझे अकेली का नहीं है। कुछ देर बाद नियति ने कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। किसी ने कहा, नहीं, आहान सर पहली बार किसी पार्टी में आ रहे हैं, हमें उनका बाहर ही वेट करना चाहिए। किसी और ने कहा, हाँ, वैसे भी मैंने सूट के अलावा कभी ऐसे कैजुअली नहीं देखा उन्हें। मैं देखना चाहती हूँ कि वो कैसे लगते हैं। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे तब एक स्पोर्ट्स कार उनके पास आकर रुकी। विंडो से साफ नजर आ रहा था कि उसमें आहान बैठा हुआ था। जब वो बाहर निकला तब सबने देखा कि उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी और उसके ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। मार्शल आर्ट्स की वजह से उसकी जो मस्कुलर बॉडी थी वो सब देख पा रहे थे।
व्हाइट शर्ट के साथ उसने ब्लैक पैंट्स को पेयर किया था और उसकी शर्ट के सामने ब्रांडेड सनग्लासेस लटक रहे थे। आहान बहुत हैंडसम लग रहा था। अगर कोई भी उसे एक बार देख लेता तो फिर उसके लिए नजरें हटाना मुश्किल होता। उसे देखकर तो जैसे डिपार्टमेंट की लड़कियां पागल हो गई थी। वो लगातार आहान को ही देख रही थी, पर इस वक्त आहान की नजरें बस मयूरी पर थी। उसने मयूरी को देखा और कार की सीट की तरफ इशारा किया। जब मयूरी ने गौर से देखा तो उस पर एक बैग पड़ा था। आहान उसकी ड्रेस लेकर आया था। ये देख मयूरी ने राहत की सांस ली। दोनों ने आपस में बात नहीं की, पर दोनों को एक दूसरे के साथ अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था। ये सब देखकर नियति को बहुत जलन हो रही थी। जैसे ही वो आहान की तरफ बढ़ी, आहान ने अपने कदम मयूरी की तरफ बढ़ा दिए, पर नियति ने हार नहीं मानी और दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। उसने आहान से कहा, मिस्टर आहान, जब से सबको पता चला कि आप आ रहे हैं सब बहुत खुश हो गए। सब आपके साथ पार्टी करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। आहान ने स्माइल किया और कहा, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद वो और नियति आगे चलने लगे और बाकी सब उनके पीछे जा रहे थे, पर मयूरी वहीं पर रुक गई थी। उसे कार से ड्रेस निकालनी थी। सबके जाने के बाद उसने ड्रेस निकाली और चाबी वैलेट पार्किंग वाले को दे दी। इसके बाद उसने देखा कि सब कौन से प्राइवेट रूम में बैठे हैं और उसके पास वाले वॉशरूम में चेंज करने चली गई। जब उसने ड्रेस निकाली तो हैरान हो गई। वो एक ब्लैक मिनी ड्रेस थी जो उसे सूजल ने गिफ्ट की थी। उसने उसे कभी नहीं पहना था, पर सूजल को बुरा न लगे इसलिए उसने उसे अपने पास रख लिया था। मयूरी की अलमारी में आहान से छुपाने जैसा कुछ नहीं था, इसलिए उसने खुद ही आहान को उसकी अलमारी खोलकर कुछ लाने के लिए कहा था, पर वो ये ड्रेस ले आएगा इसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। उसने सोचा, ये कौन सी ड्रेस ले आया ये वाइडो, अब ये पहनकर कैसे बाहर जाऊं, पता नहीं सब लोग क्या सोचेंगे। इतना कहते कहते उसने पहले वो ब्लैक ड्रेस देखी और फिर अपने आप को देखा। क्या मयूरी वो ब्लैक ड्रेस पहनेगी या फिर इन्हीं कपड़ों में बाहर चली जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आहान मयूरी के लिए ड्रेस तो ले आया था, पर वो उसके लिए वो ड्रेस लाया था जो वो पहनना नहीं चाहती थी। सूजल ने उसे वो ड्रेस बहुत प्यार से दी थी और वो चाहती थी कि मयूरी उस ड्रेस को पहने, पर शर्म की वजह से उसने कभी वो ड्रेस पहनी नहीं थी। सूजल को बुरा न लगे इसलिए उसने उस ड्रेस को अपने पास रख लिया था। मयूरी ने मन में सोचा, ये कहाँ फंस गई, अब मैं क्या करूं? इन कपड़ों में भी नहीं रह सकती और ये ड्रेस भी नहीं पहन सकती। अगर मैंने ये ड्रेस पहन ली तो पता नहीं सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कान्हा जी, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। इतने बड़े लोगों की पार्टी और चूंचलों से दूर ही रहना चाहिए। उधर पार्टी में सब लोग बैठे हुए थे। नियति अपने कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी और उनके कंफर्ट का हमेशा ख्याल रखती थी। उसने एक ऐसा क्लब चूज किया था जहां सब अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकें। वहां पर सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बहुत सारी एक्टिविटीज जैसे बोर्ड गेम्स और पूल टेबल भी थे। लोग अपने हिसाब से कैसे भी एंजॉय कर सकते थे। आहान सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था। सब उसे एडमायर करते थे और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आहान एक अच्छा बिजनेसमैन तो था ही, पर साथ में बहुत स्मार्ट और हैंडसम भी था। लड़कियां तो बस उसे ही निहार रही थी। वो अपने हाथ क्रॉस किए कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसका कुछ बोलने का इरादा नहीं था। वो बस अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बैठा था। सब आपस में बात कर रहे थे, पर आहान बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। नियति ने उससे बात करने की कोशिश की, पर जब आहान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया तब वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, आई थिंक हमें खाना मंगवा लेना चाहिए, सबको बहुत भूख लगी होगी। मिस्टर आहान, आप क्या कहते हैं? आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है अभी कुछ लोगों का आना बाकी है, हमें उनका इंतजार करना चाहिए। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि आहान सबको कितना कंसिडर कर रहा है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी बात थी। उसी इंटर्न ने कहा, हाँ, मैंने मयूरी मैम को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा। सिर्फ वही तो हैं जो यहाँ पर नहीं है। नियति समझ गई थी कि आहान मयूरी के बारे में बात कर रहा था। उसने कामना की तरफ देखा और उससे इशारा किया कि वो जल्दी से मयूरी को बुला कर लाए। कामना जैसे ही उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसने देखा कि मयूरी एक ब्लैक ड्रेस को पहने हुए वहां से बाहर निकल रही थी। कामना के मुंह से जो पहले लफ्ज निकल रहे थे वो थे, ओह माय गॉड। ये बात सुनकर सबका ध्यान भी उन दोनों की तरफ चला गया था। मयूरी को पहले कभी भी किसी ने भी इस अंदाज में नहीं देखा था। उसने सिर्फ वो ड्रेस पहनी थी और अपने बाल थोड़े अच्छे से सेट किए थे, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उस ड्रेस में मयूरी का फिगर भी बहुत निखर कर आ रहा था। वहां पर उसके जितने भी मेल कलीग्स थे सब उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। उन्होंने कभी उसे ऐसे अंदाज में नहीं देखा था।
एक ड्रेस की वजह से उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। कामना भी मयूरी को ही निहार रही थी, पर जब उसे इस बात का एहसास हुआ तब उसने कहा, मिस मयूरी आप कहाँ थी? सब आपका इंतजार कर रहे थे, चलिए आइए। मयूरी ने टेबल की तरफ देखा। वहां पर सिर्फ एक ही चेयर खाली थी और वो आहान के पास वाली थी। वो बहुत नर्वस हो गई थी, पर उसके पास उसके बगल में बैठने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप आहान के बगल में जाकर बैठ गई। आहान ने अपनी नजर फेर ली, क्योंकि वो ये जताना चाहता था कि उसे उसके पास में बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आहान के अलावा कोई भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का लड़का अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। मयूरी ऑफिस में हमेशा फॉर्मल कपड़ों में रहती थी, पर फिर भी उसकी खूबसूरती के पूरे ऑफिस में चर्चे थे, और आज ये ड्रेस तो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। सबकी नजरें मयूरी की फिगर पर थी, और जब आहान ने ये देखा तो उसे बहुत अजीब लगा। उसने तो जब उस अलमारी से वो ड्रेस निकाली थी तब उसने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया था। अगर उसे उस ड्रेस का स्टाइल पता होता तो शायद वो कभी ये ड्रेस लेकर नहीं आता। अचानक से उसने एक वेटर को अपने पास बुलाया और उसे धीरे से कुछ कहने लगा। कुछ देर बाद वही वेटर मयूरी के लिए उसके ड्रेस की मैचिंग का एक स्टूल ले आया और उसने कहा, मैम दिस इज फॉर यू। मयूरी वो स्टूल देखकर हैरान तो हुई पर खुश भी हुई। उसने तुरंत वो स्टूल ले लिया और अपने गले में खूबसूरती से स्टाइल कर लिया, पर उसे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि वो स्टूल आखिर किसने भेजा होगा। उसने आहान की तरफ देखा, जो इस वक्त अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ चेयर का सहारा लिए बैठा था। उसने वेटर को थैंक यू बोला और आहान को देखने लगी। वो जानती थी कि जरूर ये आहान नहीं किया होगा, इसलिए वो उसे थैंक यू बोलना चाहती थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। इसके बाद वेटर वहां पर अलग अलग डिशेस सर्व करने लगा। खाना सर्व होते ही सब खाना खाने लगे। आहान ने काफी देर से कुछ नहीं खाया था, इसलिए नियति ने इनिशिएट करते हुए कहा, मिस्टर आहान, मुझे खाने में आपकी प्रेफरेंस पता नहीं थी और आप पहले आने भी नहीं वाले थे, इसलिए मैंने अपने हिसाब से ही मेन्यू सेट कर दिया था। आप अगर चाहे तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। आहान ने टेबल पर लगे खाने की तरफ देखा। वहां पर अलग अलग तरह की डिशेस थी जो बहुत ज्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही थी। डिशेस देख आहान ने नियति की तरफ देखा और कहा, कुछ और ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें से ही खा लूंगा। ये बात सुनकर नियति को बहुत खुशी हुई। बाकी सबको भी लगा कि आहान कितना सिंपल है और इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी उसने कोई नाटक नहीं किया। आहान सर कितने सिंपल हैं, इनमें बिल्कुल भी ईगो नहीं है। एक तो वो हमारे साथ खाना खाने के लिए भी मान गए, उसके अलावा उनके खाने को लेकर भी कोई नाटक नहीं है। हाँ, अपने इस नेचर की वजह से ही तो वो सबके फेवरेट बन गए हैं। वो सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करते हैं। सब आहान के बारे में बात कर रहे थे, पर आहान का ध्यान तो सिर्फ मयूरी की तरफ था। फिर अचानक से उसका ध्यान मयूरी के पीछे बैठे 2 लड़कों पर गया। स्कार्फ की वजह से मयूरी बहुत बेफिक्र हो गई थी और वो काफी खुलकर एंजॉय कर रही थी। उसके बाल पूरी तरह से उसके कंधे पर थे, इसलिए उसकी बैकलेस पीठ सबको दिखाई दे रही थी। वो 2 लड़के भी उसी को घूर रहे थे। ये देखकर आहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो बस किसी तरह उन्हें अच्छा सबक सिखाना चाहता था। उसने कुछ देर तो रेजिस्ट किया, फिर उसका सब्र जवाब दे गया और उसे बहुत गुस्सा आने लगा। अचानक से वो अपनी चेयर से उठा और उन 2 लड़कों के सामने आकर खड़ा हो गया। जब उन दोनों की आंखों के सामने से मयूरी का व्यू ब्लॉक हुआ तो उनमें से एक ने कहा, क्या है, हमारे आगे आके क्यों खड़े हो? इस वक्त आहान की टेबल पर बैठे सारे लोग खड़े हो गए और आहान की ही तरफ देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से उठकर दूसरी टेबल पर क्यों चला गया। आहान ने उन लड़कों को गुस्से में कहा, तुम्हारी आंखें निकालूंगा अगर एक बार फिर तुम्हारी नजरें मैंने मेरी टेबल पर देखी तो। ये बात सुनकर वो दोनों लड़के हैरान हो गए थे और उन्होंने आहान को पुश करते हुए कहा, अबे तू होता कौन है बताने वाला कि हमें कहां देखना है और कहां नहीं। उनके धक्के ने आहान का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। आहान ने उस धक्का देने वाले लड़के का हाथ पकड़ा और उसे मोड़ दिया। गुस्से में उसने कहा, तुझे क्या लगता है मैं इतनी देर से देख नहीं पा रहा हूं कि तू लड़कियों को घूर रहा है और गंदी नजर से देख रहा है? अगर इस क्लब में दिखाई दिया ना तो मैं तेरी आंखें बाहर निकालूंगा। आहान ने उस लड़के का हाथ इतनी जोर से घुमाया था कि वो लगातार दर्द में चिल्ला रहा था। वो बस एक ऑर्डिनरी ह्यूमन था और आहान मार्शल आर्टिस्ट था। वो लड़का आहान का मुकाबला कैसे ही कर सकता था? छोड़ो मुझे, जाने दो। वो लड़का दर्द में बोल रहा था। तभी दूसरा लड़का आगे आया और उसने कहा, छोड़ो इसे। इतना बोलने के बाद उस लड़के ने आहान को मारने की कोशिश की, पर तभी आहान ने आगे आकर उस पर अटैक किया। वो दोनों आहान के सामने कुछ नहीं थे और किसी भी कीमत पर उससे जीत नहीं सकते थे, इसलिए आहान ने भी अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई थी।
क्लब में हो रही फाइट देखकर वहां का मैनेजर वहां आ गया था। वो आहान को देखते ही पहचान किया। आहान के बिना कुछ बोले ही उसने उन दोनों लड़कों को क्लब से बाहर भेज दिया। उन्हें निकालने के बाद उसने कहा, सॉरी सर, आपको हमारी वजह से तकलीफ हुई। आहान ने जवाब दिया, इट्स ओके। इसके बाद आहान वापस अपनी टेबल पर आया और उसने कहा, प्लीज कंटिन्यू। सब लोग बहुत डर गए थे पर कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। सब बस अपने खाने पर ध्यान दे रहे थे। नियति ने आहान से बहुत बार बात करने की कोशिश की पर हर बार वो उसे रिजेक्ट कर देता था। ये बात नियति को बहुत बुरी लगी पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसे ये सब हैंडल करने के लिए एक ब्रेक चाहिए था, इसलिए बाथरूम का बहाना बनाकर वो बाहर चली गई। बाहर उसे आशीष मित्तल मिला जो कि सूरत के अमीर बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई औलाद था। नियति को देखकर उसने कहा, ओह माय माय माय, मिस नियति यहाँ पर। नियति भी उसे पहचान गई। उसने कहा, ओह मिस्टर आशीष मित्तल, मैं तो यहाँ हमारी सक्सेस की पार्टी करने आई हूँ, पर आप यहाँ कैसे? आशीष ने अपनी आंखें कसते हुए कहा, सक्सेस? नियति ने कहा, ओह अच्छा, शायद आपको पता नहीं है, सुहाना हमारे साथ कोलैबोरेट करने के लिए मान गई है। अब वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। ये बात सुनकर आशीष हैरान हो गया। उसने कहा, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुहाना कभी किसी के साथ ऐसी डील करती नहीं। नियति मुस्कुराई और उसने कहा, इम्पॉसिबल नहीं, इट्स पॉसिबल। सुहाना मान गई है और हमारे एक एम्प्लॉय मयूरी मेहता ने उन्हें मनाया है। इतना कहने के बाद नियति वहां से चली गई। आशीष वहीं पर फटी आंखों के साथ खड़ा उसे देखता रह गया। टेबल पर सब अपना खाना खा रहे थे। आहान ने देखा कि मयूरी पनीर टिक्का खाना बहुत एंजॉय कर रही थी। मयूरी ने एक बार फिर ऊपर देखा और कहा, ये टिक्का कितना टेस्टी है। इतना बोलने के बाद उसने फिर से खाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि आहान कुछ नहीं खा रहा था और बस उसे देख रहा था। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आपको खाना नहीं है? आहान मुस्कुराया और उसने प्लेट मयूरी के आगे करते हुए कहा, इस पार्टी में तुमने मुझे इनवाइट किया है तो फिर तुम्हें मुझे सर्व भी करना चाहिए। यह सुनकर मयूरी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने मन में सोचा, मैंने इनवाइट किया नहीं था, आप खुद ही इनवाइट हो गए थे। अब मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो आहान को खाना सर्व करेगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट FM। सब क्लब में बैठे डिनर कर रहे थे। आहान मयूरी को पनीर टिक्का खाते देख रहा था। उसने मयूरी को उसके लिए टिक्का सर्व करने को कहा तो ये सुन मयूरी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने मन में सोचा, मैंने इनवाइट नहीं किया था, आप खुद ही इनवाइट हो गए थे। फिर खुद ही खुद को समझाते हुए बोली, जो भी हो मयूरी, अब ये पार्टी में आया है तो तुझे इसे झेलना तो पड़ेगा। इतना कहकर उसने जल्दी से वहां रखे टिक्के के सारे पीसेस उठाकर उसकी प्लेट में रख दिए। पर जब आहान का ध्यान किसी और की तरफ था तो उसने चुपके से उसकी प्लेट में से टिक्के के कुछ पीसेस उठाकर अपने लिए निकाल लिए। फिर मन ही मन दोबारा से बड़बड़ाने लगी, इस वाइडो को तो पता भी नहीं है कि मैंने इसकी प्लेट में से टिक्के के कुछ पीसेस उठा लिए हैं। अपनी इस हरकत पर वो बहुत खुश हो रही थी। इसी खुशी में उसने आहान से कहा, आप खाना तो एंजॉय कीजिए मिस्टर आयसादा। उसकी बात सुन आहान उसे दिखा दिखा कर टिक्का खाने लगा। हालांकि वो ये बात जानता था कि मयूरी ने उसकी प्लेट से टिक्के के पीसेस उठाए थे, पर वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। पर मन ही मन वो उसके इस बचपने पर हंस रहा था। पर तभी वहां एक आवाज आई, हमारे डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है मिस मयूरी, क्या मैं आपके लिए एक टोस्ट कर सकता हूं? अपने हाथ में नर्वसली शैंपेन का ग्लास लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट से एक मेल कलीग मयूरी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मयूरी को प्रपोज करने जा रहा है। उसके चेहरे पर एक्सेप्टेंस की उम्मीद और रिजेक्ट होने का डर क्लियरली देखा जा सकता था। वहीं मयूरी आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखकर हर कोई यही कहता कि वो जरूर किसी बहुत अच्छी और बड़ी फैमिली से है। पर उसे नहीं पता था कि वो कलीग उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मयूरी ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपने सामने रखा शैंपेन का ग्लास उठा लिया। ये देखकर वो मेल कलीग भी अपना ग्लास उठा के उसके ग्लास से टच कराकर एक बार में सारी शैंपेन पी गया। मयूरी ने उसे देखते हुए कहा, यह आप पर डिपेंड करता है कि आप किस काम को कितनी शिद्दत से करते हैं। मैंने अपना बेस्ट दिया और काम भी बन गया। उसकी बात सुन उस मेल कलीग को अजीब लगा, क्योंकि वो तो उसे कुछ और ही कहना चाहता था और मयूरी ने ये समझ लिया था कि वो उसे उसकी डील की सक्सेस के लिए ये सब कह रहा था। इससे पहले वो उसे कुछ कह पाता, मयूरी अपनी जगह पर वापस बैठ चुकी थी और अपना टिक्का एंजॉय करने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके लिए इस खाने से ज्यादा जरूरी अभी के लिए कुछ नहीं था। पहले जब आहान ने उस मेल कलीग को मयूरी से बात करते हुए देखा
तो उसके एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से हो गए थे। पर जब उसने उसे निराश होकर वापस अपनी जगह पर बैठते देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। आहान के साथ रिया और वर्धन भी इस पार्टी में आए थे। वो दोनों ही इस वक्त आहान को स्माइल करते हुए नोटिस कर रहे थे। आहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ये टिक्का इतना ही अच्छा लग रहा है तो तुम मेरी प्लेट से टिक्के के कुछ पीसेस ले सकती हो। उसकी बात सुन मयूरी हैरान रह गई। ये वाइडो मुझे टिक्का लेने के लिए कह रहा है, ये ठीक तो है ना? पर तभी दूसरी टेबल पर बैठा मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और एम्प्लॉय उठकर खड़ा हो गया। उसने मयूरी की ओर देखकर टोस्ट के लिए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस मयूरी, आपने अभी अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था और इतने कम टाइम में ही आपने सुहाना जैसी सेलिब्रिटी से पब्लिसिटी डील साइन करवा ली। सच में आप काफी टैलेंटेड हैं। पहले वाले एम्प्लॉय के साथ जो कुछ हुआ उसे देखिए एम्प्लॉय खुद को प्रिपेयर करके आया था। उसने मयूरी के जवाब का वेट किए बिना ही अपना ड्रिंक लेकर एक ही घूंट में उसे पी लिया। उसके बाद उसने मयूरी की तरफ देखते हुए कहा, आप काफी खूबसूरत हैं मिस मयूरी। ये सुन मयूरी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू, आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सुहाना वाली पब्लिसिटी डील के लिए आप सभी ने बहुत मेहनत की थी। ये डील आप सब लोगों की वजह से ही तो फाइनल हो पाई है। हम आगे भी इस तरह मिलकर काम करेंगे। क्योंकि वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं थी, इसलिए उसे हर हाल में अपने कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने थे। इसलिए उसने उनके साथ शैंपेन पीने के लिए मना नहीं किया था। जब वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज ने देखा कि मयूरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उन सब लोगों ने अपना शैंपेन का ग्लास उठाया और मयूरी के लिए टोस्ट करने लगे। अभी तक तो वहां एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट की पार्टी चल रही थी, पर बाद में वो पार्टी मयूरी के लिए टोस्ट करने की कंपटीशन में बदल गई। वहीं जब आहान ने देखा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉयज, स्पेशली मेल एम्प्लॉयज, मयूरी के लिए टोस्ट करने के लिए लाइन में लगे हुए थे, तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वो उन्हें घूरते हुए देखने लगा। अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम था जब किसी डिपार्टमेंट के लोगों ने अपनी कंपनी के सीईओ के साथ खाना खाया था। फीमेल एम्प्लॉयज के लिए तो आहान उनके दिल का राजा था। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों ने तो हिम्मत करके उसे अप्रोच करने की कोशिश भी की, लेकिन जब उन्होंने उसका छिड़ा हुआ चेहरा देखा तो वो पीछे हट गई। तभी अचानक मयूरी के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपना शैंपेन का ग्लास उठाया और उठकर खड़ी हो गई। फिर आहान की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर रायज़ादा, मैं आपके लिए टोस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं कभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एंटर नहीं हो पाती। पर तभी उसने देखा कि आहान के चेहरे पर अब भी कोल्ड एक्सप्रेशंस थे। वो उसी की तरफ अपनी गहरी काली आंखों से देख रहा था। ये देखकर मयूरी घबरा गई और ऐसा प्रिटेंड करने लगी जैसे उसने अभी कुछ किया ही ना हो। उसने अपना सिर झुकाया और एक ही सांस में पूरी शैंपेन खत्म कर दी और वापस अपनी जगह पर बैठी और खाना खाने लगी। नियति अब तक वापस आ गई थी। अभी तक सभी लोगों का खाना भी हो गया था। तभी वहां मौजूद एम्प्लॉयज में से किसी ने सजेशन दिया, चलिए गेम खेलते हैं, आई थिंक ट्रूथ एंड डेयर बेस्ट रहेगा। उसके सजेशन को सभी लोगों ने खुश होकर मान लिया। सजेशन देने वाला एम्प्लॉय ही एक बार इस गेम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने लगा। वैसे तो इस गेम के बारे में सब जानते हैं, बट फिर भी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। हम बॉटल स्पिन करेंगे, जिसके सामने बॉटल रुकेगी उसे ट्रुथ या डेयर में से कोई एक चीज चूज करनी होगी। अगर डेयर चूज किया तो बोल में से एक चिट उठाकर वही करना होगा जो उसमें लिखा होगा, और अगर ट्रुथ चूज किया तो बाकी लोगों में से कोई भी उनसे कैसे भी सवाल पूछ सकता है जिनका उन्हें सच सच जवाब देना होगा। मयूरी हमेशा से ही गेम्स में अच्छी नहीं थी, इसलिए इस वक्त भी उसका ध्यान गेम पर नहीं बल्कि अपने खाने पर ही था। वो उन डिशेस को धीरे धीरे एंजॉय करके खा रही थी। फिर जब बॉटल को घुमाने की आवाज आई तब जाकर उसने उस तरफ थोड़ा ध्यान दिया। फर्स्ट राउंड एक फीमेल एम्प्लॉय के साथ शुरू हुआ और नेक्स्ट राउंड में बॉटल कामना के सामने जाकर रुकी। ये देखकर वो अपनी जगह से उठी और सीधा बोली, आई चूज डेयर। फिर उसने अपने सामने बोल में एक चिट उठा ली और थोड़ा तेज बोलकर पढ़ने लगी, तुम्हारे सबसे करीब मौजूद किसी ऑपोजिट जेंडर को करीब 2 मिनट के लिए हक करो। ये सुनकर आसपास बैठे सभी लोग उसकी ओर एक्साइटेड होकर देखने लगे और ये भी देखने लगे साथ में कि कामना के सबसे पास में कौन सा मेल कलीग खड़ा है। तब वो एक्साइटेड होकर एक साथ कहने लगे, अपने डेयर को पूरा करो, गले मिलो, गले मिलो। उन लोगों को इतना एक्साइटेड होता देखकर मयूरी भी एक्साइटेड हो गई और वो भी उनके साथ मिलकर चिल्लाने लगी। हालांकि पहले तो कामना थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, पर क्योंकि उसने डेयर चुना था तो उसने अपने पास खड़े कलीग के पास जाकर उसे हक कर लिया। पनिशमेंट पूरा हो जाने के बाद अब कामना की बारी बॉटल घुमाने की थी।
सभी लोग अपने मन में यही प्रे कर रहे थे कि काश इस बार बॉटल आहान के सामने आकर रुके। पर इस बार बॉटल आहान के सामने नहीं बल्कि नियति के सामने जाकर रुकी थी। ये देखकर वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी हो गई और अपने बालों को एक तरफ करते हुए बोली, ट्रुथ। मयूरी तो आज इस पार्टी का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन ही थी, पर नियति भी कुछ कम नहीं लग रही थी। उसने आज जो ड्रेस पहनी थी उसमें वो बाकी दिनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी उन एम्प्लॉयज में से किसी ने उससे पूछा, नियति मैम, आपके पीछे तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के पड़े होंगे, पर आप बताइए कि आपके दिल पर भी किसी का राज है? जैसे ही नियति ने यह सवाल सुना तो वो हैरान हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। तभी उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, आहान की तरफ पलटकर कहा, यस, कोई है जिन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। नियति के इस जवाब ने वहां का पूरा माहौल बदल दिया। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों ने यह जानना चाहा कि आखिर नियति किसे पसंद करती थी। कौन था वो इंसान जिसे नियति जैसी परफेक्ट लड़की लाइक करने लगी थी? वहीं अपनी बात भी कह देने के बाद नियति आहान का रिएक्शन नोटिस करने लगी। वो अपने मन में यही सोच रही थी कि अगर आहान भी उसे पसंद करता होगा तो ये बात सुनकर उसे जेलसी होगी। हालांकि आहान आराम से अपनी जगह पर बैठा शैंपेन पी रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसका ध्यान तो अभी बस मयूरी पर ही था। शैंपेन पीते हुए भी वो बीच बीच में उसकी तरफ पलट कर देख रहा था, जो अभी भी वहां बैठी अपना खाना एंजॉय कर रही थी। ये देखकर नियति के चेहरे की स्माइल एक झटके में गायब हो गई और वो गुस्से से खुद से बोली, क्या सच में आहान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे लाइक करती हूँ? इसने तो मेरी बात पर ध्यान तक नहीं दिया। खुद से इतना कहकर उसने अपने ग्लास में और शैंपेन डाल ली और गेम को कंटिन्यू करने के लिए बोतल घुमा दी। बोतल रुकने से पहले उसने जानबूझकर अपना हाथ अड़ा दिया ताकि बोतल मयूरी के सामने ही रुके। फिर उससे माफी मांगते हुए बोली, सॉरी मयूरी, बट नाउ इट्स योर टर्न। मयूरी किसी चीज से डरती नहीं थी। उसने तुरंत उसकी बात मानकर कहा, मैं ट्रुथ चूज करूंगी। ये सुन वो मेल एम्प्लॉय जिसने उसके लिए सबसे पहले टोस्ट किया था वो उठकर खड़ा हो गया और इस मौके का फायदा उठाते हुए उसकी तरफ देख थोड़ा शर्माते हुए पूछने लगा, सो मिस मयूरी, आपके लिए लड़कों में आइडियल चॉइस क्या है? इस एम्प्लॉय की बात सुनकर आहान, जो अब तक चुप बैठा हुआ था, उसने भी अपनी नजरें मयूरी की तरफ कर ली। रिया भी बड़े ध्यान से मयूरी के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी मयूरी ने अपना जवाब देते हुए कहा, काइंड हार्टेड, एक ऐसा लड़का जिसके मन में सबके लिए प्यार और रिस्पेक्ट हो, अ कंप्लीट जेंटलमैन, वही होगा मेरे टाइप का लड़का। आहान चुपचाप मयूरी की बातें सुन रहा था। वहीं मयूरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आहान का मजाक बना रही हो। वो अपने मन में सोच रहा था, ये तो मुझे वाइडो, खड़ूस ये सब बोलती है ना, और खड़ूस और काइंड हार्टेड तो ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर निकला और नॉर्मल हो पार्टी एंजॉय करने लगा। तभी मयूरी ने कहा, अब मेरी टर्न है बॉटल घुमाने की। उसने बॉटल को घुमाने से पहले अपने दोनों हाथों को फोर्स के साथ रगड़ा, फिर अपने फोर्स के साथ बोतल को घुमा दिया। इस बार बोतल बहुत देर तक घूमती रही। सब लोग उसके रुकने का इंतजार कर रहे थे। सबके मन में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों थी। तभी बोतल धीरे धीरे स्लो होने लगी और आखिर में जाकर आहान के आके रुक गई। सब लोग ये देखकर कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गए थे। यहाँ तक कि मयूरी खुद भी कुछ देर तक बोतल को ही घूरती रही। फिर उसने अपने मन में बड़बड़ाते हुए कहा, पागल छोकरी, यासू करियो, इस बोतल को भी अभी इस वाइडो के सामने जाकर रुकना था। उसका मन तो कर रहा था कि वो एक बार फिर से बोतल घुमा दे, पर तब आहान ने कहा, ट्रुथ। उसे इतना कहते ही एम्प्लॉयज में से फुसफुसाने की आवाज आनी शुरू हो गई। सभी फीमेल एम्प्लॉयज उसकी ओर नजरें कड़ाए देख रही थी। मयूरी को ऑकवर्ड देख नियति ने कहा, मयूरी, ये पार्टी तुम्हारे लिए थी और अब बॉटल तुमने घुमाई है तो आहान से सवाल तुम ही पूछ लो। वही सुन ये सब फीमेल एम्प्लॉयज यही सोचने लगी कि काश मयूरी आहान से कुछ ऐसा पूछे जिसके बारे में अभी तक किसी को ना पता हो। मयूरी भी कुछ देर सोचने लगी कि उससे आखिर क्या पूछा जाए। कुछ देर सोचने के बाद फाइनली उसने अपना मुंह खोला और उससे पूछा, मिस्टर रायजादा, आपको लड़के पसंद हैं या लड़की? उसका ये अजीब सा सवाल सुन सब शांत हो गए। सारी टेबल्स पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सब लोग एकदम चुप बैठे आहान और मयूरी को देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं मयूरी का ये सवाल उन पर ही भारी ना पड़ जाए। इस वक्त सिर्फ एक घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। वर्धन और रिया भी मयूरी के सवाल से हैरान थे। वहीं आहान के चेहरे पर इस वक्त बहुत ही अजीब एक्सप्रेशंस नजर आ रहे थे। तभी जिसने इस गेम का सजेशन दिया था वो उठकर बोला, बहुत लेट हो गया है, मुझे निकलना होगा। थैंक्स एवरीवन। ही इज राइट,
मुझे भी घर टाइम से पहुंचना है। उसके बाद एक एक करके सारे एम्प्लॉयज जाने लगे। वहीं मयूरी उन्हें जाते देख अपने मन ही मन इस वक्त यही बड़बड़ा रही थी। ये तूने क्या पूछ लिया डोबी? गेम खेलना नहीं आवे छे? तू बेवजह इन सब झमेलों में क्यों पड़ती है? अब ये वाइडो तुझे छोड़ेगा नहीं। क्या होगा मयूरी के इस सवाल का अंजाम? क्या मयूरी बच पाएगी आहान के गुस्से से? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। ट्रूथ एंड डेयर गेम में मयूरी ने अपना सच तो कह दिया था, पर उसके बाद जब उसने बोतल घुमाई और वो आहान के सामने जाकर रुकी तो उसने आहान से ऐसा सवाल पूछा कि जिसे सुन सभी लोग एक एक कर लेट होने का बहाना बनाकर वहां से चले गए। सबको आहान के गुस्से से डर लग रहा था। मयूरी भी अपने सवाल पर पछता रही थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। वो वहीं बैठी बाकी लोगों को वहां से जाते हुए देख रही थी। इस वक्त वो भी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर लास्ट में वो जल्दी वहां से बाहर निकल गई। उसने भी आज की पार्टी में थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ली थी, तो बाहर आकर अपने लिए टैक्सी रोकने लगी तो उसकी नजर आहान की स्पोर्ट्स कार पर गई। उसे देखकर पहले तो उसने सोचा कि वो उससे लिफ्ट मांग ले, पर तभी उसे अंदर जो हुआ वो सब याद आने लग गया। वो अपनी ही सोच में खोई हुई थी कि तभी आहान ने अपनी कार उसके सामने लाकर खड़ी कर दी और उसे ऑर्डर देते हुए बोला, कार में बैठो। मयूरी इसकी बात सुन अभी भी शॉक्ड होकर वहीं खड़ी हुई थी। अगले ही पल उसने आगे बढ़ने के बजाय अपने कदम पीछे ले लिए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ डरावनी चीज देख ली हो, क्योंकि अगर ये किसी नॉर्मल टाइम पर हुआ होता और आहान जैसा हैंडसम लड़का अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर उसे पिक करने आता तो वो जल्दी से उसकी कार में बैठ जाती। पर अभी अंदर जो उसने उससे सवाल पूछा था वो याद करके उसे उससे डर लगने लगा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहने लगी, काश मयूरी, आज तूने शैंपेन की जगह वाइन पी होती तो तुझे कम से कम ये तो पता नहीं होता कि तू अभी अभी अंदर क्या करके आई है। फिर तो चुपचाप उसकी कार में जाकर सो जाती और तब शायद ये वाइडो तुझसे कुछ नहीं कहता। पर तूने जो अभी कहा है सब पूरे होश में कहा है डोबी। अब ये तुझे नहीं छोड़ेगा। आहान अब भी उसे घूर रहा था। तभी मयूरी के मुंह से निकल गया, ड्रिंक। इस शब्द से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया था। वाह मयूरी, ये आइडिया पहले तुझे क्यों नहीं आया? वो तुरंत आहान की कार की तरफ बढ़ी और बोली, मिस्टर रायजादा, आपने पार्टी में ड्रिंक की थी इसलिए आप ड्राइव नहीं कर सकते। दरअसल आहान और कुछ लोगों ने शैंपेन के अलावा वाइन भी पी थी और मयूरी ने आहान को ये बात इसलिए बोली थी ताकि उसके साथ उसकी कार में वो घर जाने से बच सके। वो यही सब कहकर मन ही मन खुश हो रही थी कि तभी उसने देखा कि आहान के चेहरे पर अभी भी हल्की सी स्माइल थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी कही बात का मजाक बना रहा हो। अगले ही पल वो मयूरी के फेस से अपना ध्यान हटा अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखने लगा और तभी वहां रिया आ गई। मयूरी को लगा कि रिया और वर्धन पहले ही पार्टी से जा चुके थे, पर तब सिर्फ वर्धन गया था। रिया ने वहां आते ही उससे कहा, सॉरी सर, वो मैं वॉशरूम गई थी इसलिए मैं आने में लेट हो गई। इतना कहकर वो दूसरी साइड होते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गई। उसने आहान से भी अंदर बैठने के लिए कहा। सर। तभी आहान ने मयूरी की तरफ देखते हुए उससे कहा, तुम यहाँ और कितनी देर तक ऐसे ही खड़े रहने का सोच रही हो? जल्दी कार में बैठो। अब मयूरी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो डरते हुए उसकी कार में जाकर बैठ गई। उसने अपने मन में सोचा, मुझे इस वाइडो से अंदर जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि सब गलती से मैंने पूछ लिया था और मुझे उसकी पसंद को लेकर कोई डाउट नहीं है? नहीं डोबी, तू शांत ही रह, फिर कुछ गड़बड़ ही करेगी। वहीं आहान भी कार में बैठी मयूरी की तरफ देख रहा था। मयूरी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। टेंशन और खुद में बड़बड़ाने की वजह से उसके चेहरे पर बीच बीच में क्यूट से एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। तभी मयूरी की नजर आहान पर पड़ी। जब उसने देखा कि वो उसे देख रहा है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हालांकि आहान ये बात नोटिस कर पा रहा था कि मयूरी को उसकी गलती का एहसास तो है, पर वो उसे सॉरी नहीं कह पा रही। मयूरी भी उसे बार बार उससे सॉरी कहने के लिए अपना मुंह खोल रही थी, पर फिर कुछ सोचकर वो वापस चुप हो जाती। पूरे रास्ते यही सब चलता रहा और किसी ने कुछ नहीं कहा। बहुत जल्द कार रायजादा मेंशन पहुंच गई। गाड़ी रोकते ही रिया ने पलटकर उससे कहा, सर वी रीच्ड। रिया की बात सुनकर मयूरी तुरंत कार से बाहर आने लगी, पर तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो उसकी आंखें आहान से जा मिली। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसने अपनी गर्दन नीचे करके आंखें बंद कर ली, फिर घबराते हुए बोलने लगी, मिस्टर रायजादा प्लीज आप शांत हो जाइए। मैं मानती हूँ कि आप मेरी कही बातों की वजह से बहुत गुस्सा है, पर प्लीज आप मुझे मारना। वो इतनी कहती कहती रुक गई। अगले ही पल आहान ने अपनी नाजुक उंगलियों से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके करीब आ गया।
इस वक्त उसका चेहरा मयूरी के चेहरे के काफी करीब था। वो एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक महसूस कर पा रहे थे। मयूरी भी खामोशी से उसकी ओर देख रही थी। तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि आखिर वो उसकी पसंद को लेकर इतनी टेंस क्यों थी, जो उसने उससे ये सवाल कर दिया था। वहीं आहान भी इस वक्त अपनी गहरी काली आंखों से सिर्फ उसे ही निहार रहा था। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताना चाह रहा हो। उसकी आंखों में इस वक्त एक अजीब सा डोमिनेटिंग फैक्टर था। मयूरी जल्दी से वहां से भाग जाना चाहती थी, पर आहान ने उसे जाने नहीं दिया और उसके कान में धीरे से बोला, लड़कियां। इतना कहकर उसने मयूरी का हाथ छुड़ा और चुपचाप कार से निकलकर राहज़ादा मेंशन में चला गया। मयूरी उसकी बात सुनकर दंग रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कुछ देर तक वैसी ही रही और फिर चुपचाप अंदर जाकर अपने रूम में चली गई। आहान के इस जवाब से वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान उसे कोई जवाब देगा, बल्कि उसे तो लगा था कि वो उस पर चिल्लाएगा या उस पर बहुत गुस्सा करेगा। उसने एक एनोनिमस वेबसाइट खोलकर उस पर अपना क्वेश्चन पोस्ट किया। अगर तुम अपनी कंपनी की सीईओ से एक गेम में उसके इंटरेस्ट के बारे में सवाल पूछो और वो तुम्हें ये बताए कि वो लड़कियों को लाइक करता है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि उसने तुम्हें ऐसे सवाल पूछने के लिए माफ कर दिया है? प्लीज रिप्लाई मी फर्स्ट। ये मैसेज भेजकर मयूरी बेचैन होकर अपने बेड पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। सुबह उसकी नींद काफी देर से खुली। आंखें खुलते ही उसने अपने फोन को टटोला और फोन मिलते ही कल रात पोस्ट किए अपने सवाल के जवाब पढ़ने लगी। ये गलतफहमी भी हो सकती है, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। चिल करो यार। अगर उसे बुरा भी लगा होगा तो थोड़े टाइम में वो भूल जाएगा। इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर वो तुम्हें जॉब से निकाल दे तो तुम दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेना, सो डोंट वरी। क्या सीईओ को बुरा लगा कि उसका डर्टी सीक्रेट सबको पता चल जाएगा? कहीं वो, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी कंपनी का सीईओ तुम्हें लाइक करता है, इसलिए वो तुम्हें इस बारे में एक्सप्लेन कर रहा है ताकि तुम्हारे मन में किसी और के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। ये देखकर तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई, पर तभी उसे याद आया कि आज संडे है, इसलिए वो वापस लेट गई। पर कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज आने लगी। प्यारी दीदी, खाना खाने का टाइम हो गया है, उठ जाओ। इतना कहकर परी ने उसके रूम का दरवाजा खोल दिया। वहां इस वक्त परी के साथ आहान भी खड़ा हुआ था। आहान ने व्हाइट नाइट सूट पहन रखा था। उसकी मस्कुलर बॉडी उसके नाइट सूट की फिटिंग में काफी अच्छे से दिख रही थी और उसके नाइट सूट पर एक कार्टून कैरेक्टर बना हुआ था जो उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था, पर उसकी और परी की टी शर्ट सेम दिख रही थी। ये देखकर मयूरी को समझ आ रहा था कि जरूर ये पहनने के लिए परी ने ही उसे फोर्स किया होगा। अपने एक हाथ को अपने पजामे की जेब में डाले वो मयूरी की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उन्हें देखकर मयूरी अपने ख्यालों से बाहर आकर जल्दी से अपने बेड से उठी और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर राहज़ादा। उसकी बात सुन आहान ने घड़ी की तरफ देखा और उससे कहा, दोपहर के 12 बजने में सिर्फ कुछ ही मिनट्स रह गए हैं। ये गुड मॉर्निंग बोलने का टाइम नहीं है मिस मयूरी। उसकी बात सुन मयूरी खामोश हो गई, पर तभी उसने कहा, मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ, उसके बाद मैं परी को भी खाना खिला दूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चली गई। जल्दबाजी में वो अपने पूरे कपड़े ले जाना भूल गई थी। नहाने के बाद उसे लगा कि अब तक तो आहान और परी उसके रूम में जा चुके होंगे, इसलिए वो बाथरूम में पहले से टंगे शॉर्ट्स और एक पतला सा इनर पहने ही बाहर आ गई। बाहर आकर वो अपनी अलमारी से बाकी के कपड़े निकालकर पहन रही थी कि तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो बाप बेटी की जोड़ी दरवाजे पर ही खड़ी थी। ये देखकर वो हैरान रह गई थी। परी अपनी उंगलियों से अपनी आंखों को कवर करने की कोशिश कर रही थी, पर वो अपनी उंगलियों के बीच की स्पेस से उसे देख पा रही थी। उसकी आंखें एक्साइटेड होकर मयूरी को ही निहार रही थी। अब क्योंकि आहान भी वहीं खड़ा था तो उसने भी मयूरी को ऐसे देख लिया था। क्या मुझे वाइडो को यहाँ से बाहर जाने के लिए कह देना चाहिए या सिर झुकाकर इससे माफी मांग लेनी चाहिए? इससे पहले वो आगे कुछ सोच पाती, आहान ने अपनी नजरों को समेटा और उससे कहा, गेट रेडी फास्ट। इतना कहकर वो परी को लेकर वहां से जाने लगा। मयूरी भी खामोशी से उसे सुनती रह गई। कुछ देर बाद वो जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर नीचे आ गई थी। आहान और परी दोनों पहले से ही डाइनिंग एरिया में बैठे थे। आहान वहां बैठा सूप पी रहा था। आज वो कुछ ज्यादा ही चार्मिंग और क्यूट लग रहा था। उसे देखने पर मयूरी को वेबसाइट पर आए वो रिप्लाईज याद आने लगे, जिनमें ये लिखा था कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है, इसलिए तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा था। ये मुझे लाइक कैसे कर सकता है? चल पागल छोकरी, तू भी किसी की बात में आ रही है। सूरज पश्चिम से निकला है कभी?
और वैसे भी ये वाइडो मुझसे दूर ही रहे तो अच्छा है। उस वक्त परी भी अपने छोटे छोटे हाथों से स्पून लिए अपना सूप पी रही थी। तभी उसने मयूरी की तरफ देखकर कहा, प्यारी दीदी, प्यारी दीदी। इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे इतना खुश देखकर मयूरी खुद को रोक नहीं पाई और बोली, आज लिटिल प्रिंसेस इतनी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? उसकी बात सुन परी हंसते हुए कहने लगी, आज मैंने और डैडी ने आपको कपड़े चेंज करते हुए देखा। ये सुन मयूरी और आहान एकदम खामोश थे। डाइनिंग टेबल के पास में एक नौकर भी खड़ा था। उसने जैसे ही ये बात सुनी वो हैरान रह गया। डाइनिंग एरिया का माहौल एक सेकंड के लिए बदल चुका था। वहां खड़े नौकर के चेहरे पर भी ये सुन अजीब से एक्सप्रेशंस थे। वो मयूरी की तरफ देखने लगा। वो ऐसे देख रहा था उसे जैसे उसे स्कैन करने की कोशिश कर रहा हो। तभी मयूरी ने थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए उससे कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, परी बच्ची है, कुछ भी बोलती है पता नहीं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहान ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ एक नजर देखा। उसकी आंखों से साफ पता लग रहा था कि वो उसे चुप होने को कह रहा था। मयूरी तुरंत चुप हो गई और नौकर भी वहां से चला गया। नौकर के चले जाने के बाद मयूरी अपनी जगह से खड़ी होकर आहान के पास आई और वहां रखी चेयर पर बैठते हुए बोली, आपने मुझे उन्हें कुछ समझाने क्यों नहीं दिया? वो अपने मन में यही सोच रही थी। एक तो पहले मैं उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और अब पता नहीं क्या मेरे बारे में सोचते रहे होंगे। उन्हें तो यही लगेगा ना कि मैं बाकी लड़कियों की तरह इस वाइडो की दौलत के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सब मेरे साथ इस गधेड़े की वजह से हुआ है। उसकी बात सुन आहान ने उससे कहा, क्या समझाते तुम उसे कि तुमने हमारे सामने कपड़े चेंज किए या फिर परी झूठ बोल रही थी? इस वक्त गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। वहीं आहान के मन में इस वक्त रूम में जो हुआ वही घूम रहा था। इस वजह से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आया और परी के प्लेट में एक और पराठा रखते हुए मयूरी से बोला, खाना खाने के बाद तुम हमारे साथ बा के रूम में चलोगी। उसकी बात सुन मयूरी ने उससे कहा, नहीं, मेरी सुहाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी। आहान लोगों का चेहरा देखकर ये बता देता था कि उनके मन में क्या चल रहा है और इस वक्त मयूरी का चेहरा देखकर भी उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने कहा, आज संडे है मयूरी, आर यू श्योर? डील के बारे में संडे को मीटिंग है? मयूरी ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मीटिंग ऑनलाइन है तो संडे को भी हो सकती है ना। मयूरी की बात तो सच थी। अब क्योंकि सुहाना ने पब्लिसिटी डील के लिए हाँ कह दिया था तो ये भी पॉसिबल हो सकता था कि दवे डायमंड्स जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स फाइनल करना चाह रहे हों। वैसे भी पब्लिसिटी डील से जुड़ा ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट इस वीकेंड तक तैयार करके देना था और नेक्स्ट वीक तक प्रोडक्ट लॉन्च भी होगा। यही सब सोचकर मयूरी को रियलाइज हुआ कि उसे अभी बहुत से काम करने हैं। उसने फिर से कहा, मिस्टर रायजादा, मैं सच में बहुत बिजी हूँ। पर आहान अभी भी उसे शक की नजरों से घूर रहा था। क्या मयूरी वाकई में बिजी थी या आहान से दूर भागने के लिए बहाना बना रही थी? क्या आहान उसे इतनी आसानी से जाने देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। खाने के बाद आहान ने मयूरी को उसके बा के रूम में चलने को कहा पर मयूरी ने साफ मना कर दिया। उसने आहान से कहा कि उसकी सुहाना के साथ मीटिंग है। आहान के दोबारा पूछने पर मयूरी उससे एक्सप्लेन कर रही थी पर उसको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल के उस अजीब सवाल के बाद आज फिर उनके बीच ऑकवर्ड मूवमेंट हो गया था, इसलिए आहान को लग रहा था कि वो उससे भाग रही है। मयूरी जिस एक्सप्रेशन के साथ उससे वो सब कह रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी कामयाबी के लिए उससे तारीफ सुनना चाहती थी। भले ही आहान ने सुहाना वाली पब्लिसिटी डील में उसकी हेल्प की थी पर मयूरी का भी इस डील में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसने कुछ ही टाइम में बहुत कुछ मैनेज कर लिया था। वो अपने मन में ही सोचने लगी, इतनी मेहनत के बाद मुझे कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। उसे ये लग रहा था कि आहान उसकी बात नहीं समझेगा पर फिर भी उसने घबराते हुए कहा, और मैं सिर्फ बिजी नहीं हूँ बल्कि बहुत बिजी हूँ। आपने तो देखा है ना कि मैं इस वीकेंड में ओवर टाइम कर रही हूँ। फिर वो अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोली, आई थिंक स्पाइडो को मेरा इशारा समझ आ गया होगा कि मैं उससे क्या कहना चाह रही हूँ। इसे मुझे से न्यू एम्प्लॉय पर थोड़ी बहुत दया तो दिखानी चाहिए, और दया ना दिखाए तो भी चलेगा पर कुछ एक्स्ट्रा बोनस या रिवॉर्ड में थोड़ा कैश ही दे दे। मैं तो उतने में भी मैनेज कर लूंगी। मयूरी दूसरे लोगों की तरह पैसे के मामले में लालच नहीं करती। अपने मन में ये सब सोचकर वो खुश होने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा अपना होमवर्क करने के बाद अपने पेरेंट्स से कुछ स्पेशल डिश बनाकर देने का वेट कर रहा हो। पर मयूरी को शायद ये बात नहीं पता थी कि अगर वो शेर है तो आहान सवा शेर। उसने अभी अभी जैसे परी के प्लेट में पराठा रखा ठीक वैसे ही उसने मयूरी के प्लेट में एक पराठा उठाकर रख दिया और उससे बोला, ये लो, पेट भर कर खाना खाओ।
इससे तुम और भी ज्यादा काम कर पाओगी। उसकी बात सुन मयूरी हैरान हो गई। वो अपने मन में सोचने लगी, बस एक पराठे में इसने पूरा मामला निपटा लिया। इस बॉयडो को मैं बच्ची लगती हूँ क्या, जो मुझे इस तरह बहलाने की कोशिश कर रहा है। अपने मन में यही सब सोचकर वो आहान की तरफ देखते हुए एकदम बोली, मिस्टर रायजादा। परी अपना खाना खा चुकी थी, इसलिए आहान इस वक्त परी को गोद में उठाए बस जाने के लिए खड़ा था। पर मयूरी की आवाज सुन उसने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, तुमने अपना मन बदल लिया क्या? हमारे साथ बाकी रूम तक चल रही हो ना? उसकी बात सुन मयूरी ने अपने मुंह में आए उन शब्दों को वापस निकल लिया और उनकी तरफ स्माइल करते हुए कहने लगी, नहीं आप चाहिए मिस्टर रायजादा। इतना कहकर वो उन्हें जाते हुए देखने लगी। साथ ही वो अपने मन में गुस्से से बड़बड़ा रही थी, खड़ूस वाइडा, ये कभी किसी इंसान के हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना मन लगाकर काम करने के लिए और ओवर टाइम के बाद भी ये मुझे थोड़ा बोनस भी नहीं दे सकता। अगले ही पल मयूरी अपने इन सब ख्यालों से बाहर निकलकर अपने रूम में चली गई। उसने सुहाना से मीटिंग के लिए अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया और ऑनलाइन आ गई। इसके बाद मयूरी ने वीडियो कॉल पर सुहाना को पब्लिसिटी डील के साथ साथ प्रोडक्ट लॉन्च का पूरा शेड्यूल बताया। हम प्रोडक्ट लॉन्च के दौरान दवे डायमंड्स की न्यू ब्रांड एम्बेसडर का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग फेज की पब्लिसिटी वैसे भी शुरू हो चुकी है। मयूरी उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से समझा रही थी, पर तभी उसने नोटिस किया कि सुहाना का मूड थोड़ा खराब है। ये देख वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने उससे पूछ लिया, क्या हुआ मिस सुहाना, आप कुछ ठीक नहीं लग रही, इज एवरीथिंग ओके? उसकी बात सुन सुहाना के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा खराब हो गए। उसने थोड़ा सैड होते हुए कहा, उसने अभी तक मुझसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। इतना कहकर उसने अपना सिर झुका लिया। अब तक उसके दवे डायमंड्स की पब्लिसिटी डील साइन करने की खबर पूरी इंडस्ट्री में फैल गई थी, तो ये तो कंफर्म था कि अब तक ये बात विक्रांत तक भी पहुंच गई होगी। पर उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया? इस बात से सुहाना बहुत अपसेट थी। स्टार्टिंग में उसे यही लग रहा था कि जब विक्रांत को इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा, पर इतने दिन गुजर जाने के बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। उसने अपनी आंखें बड़ी कर मयूरी की तरफ देखा और कहा, वो मुझे कांटेक्ट करेगा भी या नहीं? कहीं मैंने इस डील को साइन करके कोई गलती तो नहीं कर दी? ये सुन अब मयूरी मन ही मन परेशान हो गई। इस वक्त सुहाना जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की आंखों में आंसू थे। ये देखकर मयूरी को उसके लिए बहुत बुरा फील होने लगा। उसने उससे कहा, सुहाना आप टेंशन मत लो, दवे डायमंड्स के बनाए प्रोडक्ट लॉन्च के दिन शाह इंडस्ट्री भी पहुंच जाएंगे और उस दिन आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मयूरी ने कुछ देर इसी तरह उसे संभालने की कोशिश की। जब उसे लगा कि अब वो ठीक है तो उसने फिर से उसे डील की डिटेल्स के बारे में बताना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने सुहाना के मैनेजर के साथ ही प्रोडक्ट लॉन्च की सारी डिटेल्स शेयर कर दी। ये सब कुछ कर लेने के बाद वो ऑफलाइन जाने ही वाली थी कि तभी सुहाना ने उससे कहा, मयूरी क्या तुम भी किसी को लाइक करती हो? इस अचानक हुए सवाल को सुन मयूरी हैरान हो गई। तभी सुहाना ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए उससे आगे कहा, मैंने तुम्हारे और मिस्टर आहान के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे ये सवाल पूछ लिया। आई होप यू डिडंट। इससे पहले वो अपनी बात पूरी कर पाती मयूरी अपना जगह से उठी और बोली, वो भी उस खड़ूस को, कान्हा जी बचाए मुझे उस मुसीबत से। मयूरी का ऐसा रिएक्शन देखकर सुहाना को कुछ समझ नहीं आया। वो अचानक से हंस पड़ी। उसने कहा, क्या वो इतना बुरा है? हान रायजादा, उसके नाम में भी एक अलग ही चाम है। जब से सूरत आया है तभी से लड़कियां मरती है उसका अटेंशन पाने के लिए। वो सूरत ही नहीं पूरे गुजरात का सबसे रिच और हैंडसम आदमी है और तुम उसे खड़ूस कह रही हो? उसकी बात सुन मयूरी भी उसकी शिकायत करने के लहजे में बोली, तब तो शायद उन लोगों को मिस्टर रायजादा के गुस्से और अजीब से बिहेवियर के बारे में पता नहीं होगा। जो लोग उनके करीब रहते हैं वही उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। वो सुहाना से बात कह ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने देखा कि इस वक्त सुहाना के एक्सप्रेशंस भी बदले हुए लग रहे थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सुहाना ने उसे टेक्स्ट मैसेज किया, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर वो ऑफलाइन चली गई। उसे ऐसे रिएक्ट करते देखकर मयूरी बड़बड़ाई, ये तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे इसने भूत देख लिया हो। इतना कहकर वो खुद भी पीछे मुड़कर देखने लगी। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। आहान परी को गोद में लिए उसके पीछे ही खड़ा था। उसके एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता लग रहा था कि उसने मयूरी और सुहाना की सारी बातें सुन ली थी। मयूरी इस वक्त वहां जम सी गई थी। आहान अपने बारे में उसके मुंह से निकली सारी बातें सुन चुका था।
उसने उसके बारे में गॉसिप करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ा था। ये देखकर मयूरी टेंशन में आ गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। आज तो तू गई मयूरी, अब मैं क्या करूं? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, आहान अपने उस डरावने एक्सप्रेशन के साथ वहां से चला गया। उसे जाता देख मयूरी जल्दी से अपने ख्यालों से बाहर आई और उसके पीछे जाते हुए उसे एक्सप्लेन करने लगी। मिस्टर रायजादा। वो उसके पीछे पीछे लिविंग रूम तक आ गई थी। उसने देखा कि आहान ने परी को एक नौकर को दे दिया था। इसके बाद वो घर के एंट्रेंस पर खड़ी कार की ओर जाने लगा। मयूरी भी उसे ऊपर जो हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए भागते हुए उसके पीछे जाने लगी। तभी आहान ने उसकी तरफ नजर डाली और फिर बिना कुछ बोले ये सुनकर कार में बैठकर चला गया। अगले कुछ दिन मयूरी के लिए काफी अजीब रहे। उसके पास काफी मौके आए जिसमें वो उससे माफी मांग सकती थी, पर जैसे ही वो उसे सॉरी कहने उसके पास जाती, उसके शब्द जैसे जम से जाते और वो कुछ नहीं कह पाती। दवे डायमंड्स और शनाया ज्वेलर्स के साथ होने की न्यूज भी मीडिया में आ चुकी थी। मयूरी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी बिजी थी, इसलिए उसे और किसी भी बात पर ध्यान देने का मौका ही नहीं मिला। वो इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि ये उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट में पहला प्रोजेक्ट था। दवे डायमंड्स के प्रोडक्ट लॉन्च के दिन मयूरी पूरे टाइम एम्प्लॉयज के साथ इधर से उधर चक्कर लगा रही थी और चेक कर रही थी कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसने एक जूनियर एम्प्लॉय से कहा, गेस्ट लिस्ट फिर से चेक करो और देखो कि सभी गेस्ट आ गए या नहीं। कोई प्लीज जाकर चेक करो कि मीडिया के लिए पहले से सारी सीट्स रिजर्व्ड हैं या नहीं। मीडिया से आने वाले सभी लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में सभी डिटेल्स मिलनी चाहिए। एंड यस, लॉन्चिंग के टाइम उन पर स्पेशल फोकस होना चाहिए। आप सबको इस बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप मुझे रिपोर्ट करोगे। समझाए छे कि रिपीट करूं? वो इन्हीं सब अरेंजमेंट्स में बिजी थी। कुछ ही देर में गेस्ट्स भी आने स्टार्ट हो गए थे। वो इस भीड़ में आहान को देखने की कोशिश कर रही थी। शायद वो उसके आने का वेट कर रही थी। तभी उसने खुद से कहा, शायद वो वाइडो अब तक नहीं आया। उसने पीने के लिए पानी का ग्लास लिया। वो पानी पीने ही वाली थी कि तभी उसकी कलीग जो गेस्ट को संभाल रही थी वो उसके पास आकर बोली, मयूरी मैम, वो मिस सुहाना अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। मैंने उनकी मैनेजर को भी फोन लगाने की कोशिश की पर उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। ये सुन मयूरी ने उससे कहा, शायद ट्रैफिक की वजह से उन्हें यहाँ आने में लेट हो रहा होगा। तुम टेंशन मत लो, मैं उन्हें कॉल लगाकर पूछती हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ा पानी का ग्लास नीचे रख दिया और उन्हें फोन लगाने लगी। फोन तो लग रहा था पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो एक बार फिर सुहाना के मैनेजर को कॉल करने वाली थी पर उससे पहले ही उन्हीं का कॉल आ गया। उसने कॉल उठाते ही कहा, मिस मयूरी, एक बहुत बुरी खबर है। सुहाना गायब हो गई है और कहीं मिल नहीं रही है। ये सुन मयूरी एकदम चौंक गई। वहीं दूसरी ओर आहान अपनी वर्क डेस्क पर बैठा अपने सारे रखे डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहा था। वो उन डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ रहा था। उन्हें पढ़ लेने के बाद वो कुछ देर अपनी चेयर का सपोर्ट लेकर आराम से बैठ गया और अपनी उंगलियों से अपने सिर को दबाते हुए कुछ सोचने लगा। पास खड़े वर्धन ने जब देखा कि आहान कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सर, आप इन दिनों ओवर टाइम कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, आपको रेस्ट कर लेना चाहिए। वो उसकी बात का जवाब देना चाहता था पर तभी किसी ने केबिन का दरवाजा नॉक किया। सेक्रेटरी जल्दी से अंदर आई और उसने आहान से कहा, सर, प्रोडक्ट लॉन्च जल्दी शुरू होने वाला है पर अभी तक मिस सुहाना वहां नहीं पहुंची है और पता चला है कि उनके मैनेजर ने अभी कॉल करके बताया कि वो कहीं मिल नहीं रही है। उसकी बात सुन आहान एकदम हैरान हो गया। उसने उठकर खड़े होते हुए कहा, व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? दवे डायमंड्स का सबसे बड़ा अटेंशन ही सुहाना थी और उसका आज वहां होना बहुत जरूरी था। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि ऐसा क्या स्पेशल है दवे डायमंड्स के प्रोडक्ट्स में कि किसी भी पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट ना करने वाली मॉडल सुहाना ने इस डील के लिए हाँ कर दिया। दवे डायमंड्स का ये प्रोडक्ट तो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ था पर फिर भी ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना भी शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी तरफ से ऑर्डर भी मिलने स्टार्ट हो गए थे। पर अगर आज सुहाना इस प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं पहुंची तो लोगों को यही लगेगा कि उसने कभी भी ये पब्लिसिटी डील साइन नहीं की थी और दवे डायमंड्स ने सिर्फ आज लोगों का इंटरेस्ट पाने के लिए उसके नाम को यूज किया था। ऊपर से प्रोडक्ट लॉन्च वाली जगह पर आज बहुत सारे बड़े बड़े लोग और मीडिया भी आई हुई थी। आहान ने उस सेक्रेटरी से पूछा, नियति कहाँ है और क्या कर रही है? नियति ही प्रोडक्ट के स्टार्टिंग फेज की इंचार्ज थी, शायद उसके पास इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन हो। सेक्रेटरी ने उसे बताया, सर, वो नियति मैम तो कल रात ही हमारी दूसरी डील के लिए दुबई चली गई थी। अभी दवे डायमंड्स के न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की सारी जिम्मेदारी मयूरी देख रही है। ये सुन आहान के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए।
उसे वही सब बातें याद आने लगी जो उसने उस दिन उसके बारे में सुहाना से कही थी। तभी सेक्रेटरी ने आके कहा, सर, मयूरी बहुत पहले ही इवेंट लोकेशन पर पहुंच गई थी। वो सुहाना से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी, पर फिर भी अगर सुहाना नहीं आई तो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च। सुहाना के ना आने पर मार्केटिंग की तो भरपाई की जा सकती थी, पर उसके फैंस का क्या रिएक्शन होगा, और मीडिया, वो तो ना जाने कैसे इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखेगी। इन सब से शनाया ज्वेलर्स की इमेज बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती थी। ये बात आहान को परेशान कर रही थी। उसने सेक्रेटरी से अपनी नजरें हटाई और आराम से कहा, ठीक है, मयूरी से जाकर कह दो कि अब इस इवेंट की इंचार्ज वो है, पर वो तब तक कुछ ना करे जब तक मैं कोई इंस्ट्रक्शन ना दूं। अगले ही पल उसने विक्रांत को कॉल किया और सीधा पूछा, विक्रांत, सच बताना, क्या तुम सुहाना को अपने साथ कहीं लेकर तो नहीं गए? ये सुन विक्रांत एकदम हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसकी बात सुन आहान भी हैरान हो गया। उसके चेहरे पर अब थोड़े सीरियस एक्सप्रेशंस दिखने लगे थे। तभी उसने उसे बताया, आज दवे डायमंड्स का प्रोडक्ट लॉन्च है। अब तक तो उसे वेन्यू पर पहुंचाना चाहिए था, पर वो अब तक नहीं पहुंची। उसकी मैनेजर का भी कहना है कि सुहाना कहीं गायब हो गई है और कहीं मिल नहीं रही है। फोन पर 2 सेकंड के लिए खामोशी छा गई। बहुत देर सोचने के बाद आहान ने कहा, कहीं उसका एक्सीडेंट? बोलते बोलते वो खुद रुक गया। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसे शनाया का एक्सीडेंट याद आ गया था। फोन टेबल पर रख वो धम से अपनी चेयर पर बैठ गया। क्या आहान का अंदाजा सही था? सुहाना ऐसे अचानक कहां गायब हो गई थी? क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सुहाना के कहीं गायब होने की खबर सुन आहान शॉक था। उसने विक्रांत को कॉल किया और उससे सुहाना के बारे में पूछा, पर विक्रांत को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो तो खुद इस खबर से हैरान था। तभी आहान ने सुहाना का एक्सीडेंट होने की बात कही, पर अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने कॉल काट दिया और हैरानी से वहीं बैठ गया। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और फिर से रिया को बुलाकर कहा, वर्धन कहाँ है? रिया ने उसे बताया, सर, उन्हें इस बारे में पता लग गया था, इसलिए वो पहले ही अपने तरीके से इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने चले गए। उसकी बात सुन आहान ने कहा, ठीक है, तुम भी जाकर सुहाना को ढूंढो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसे ही तुम्हें इस बारे में कुछ पता लगे मुझे इन्फॉर्म करो। लॉन्च शुरू होने से पहले हमें इस बारे में पता लगाना ही होगा। रिया के वहां से चले जाने के बाद आहान ने भी अपना ब्लेजर लिया और ऑफिस से निकल गया। कार में बैठे वो सीधा इवेंट लॉन्च के वेन्यू पर आ गया था। दवे डायमंड्स और शनाया ज्वेलर्स की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक थी। शनाया ज्वेलर्स के लिए ये इस साल का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट था और आज उनके इस प्रोजेक्ट की सबसे पहली प्रमोशनल एक्टिविटी थी। इवेंट के स्टार्ट होने से पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च की लोकेशन पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जो किसी भी हाल में बस सुहाना से मिलना चाहते थे। उनके हाथों में सुहाना के फोटोज और बैनर्स थे। वहीं इवेंट लोकेशन की फ्रंट रो में इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे। उनके पीछे शहर की बड़ी बड़ी मीडिया कंपनीज के लोग अपना कैमरा लिए खड़े थे। अब तक बाहर सबको यही लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर उन्हें नहीं पता था कि इवेंट की मेन अट्रैक्शन सुहाना ही गायब हो चुकी है। आहान पीछे के रास्ते से अंदर आया। उसने अपनी कार को बैक स्टेज एरिया के पास पार्क कर दिया। उसके बाद वो वहां से अंदर जाने लगा। सुहाना के गायब होने के बाद अब तक पूरे स्टाफ को भी पता लग गई थी। वहां का माहौल काफी टेंशन भरा नजर आ रहा था। आहान को ये देखकर हैरानी हो रही थी कि सभी लोग परेशान नजर आ रहे थे, पर उनमें से कोई भी पैनिक नहीं कर रहा था। वो बस अपने काम में लगे हुए थे। तभी वहां का इंचार्ज आहान को समझाते हुए उससे बोला, सर, मयूरी बहुत स्मार्ट है। उन्हें जब इस प्रॉब्लम का पता चला तो उन्होंने बैक स्टेज एरिया की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले ली और उन्हीं की वजह से बाकी की स्टाफ भी इतनी शांति से अपना काम कर रहा है। ये बात सुन आहान ने अपनी पलकें झपकाई। उसने बैक स्टेज की तरफ देखा तो वहीं उसे मयूरी दिखाई दी। उसने प्रोफेशनल ड्रेस पहनी थी और पोनीटेल बना रखी थी। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर था। वो बहुत ही सिंपल पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। उसमें सच में कोई बात थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। अपने हाथ में वॉकी टॉकी लिए वो सबको समझा रही थी। इतने टेंशन में भी वो अपने चेहरे पर कोई टेंशन लाने वाले एक्सप्रेशंस नहीं ला रही थी, बल्कि अपने आसपास भी सबको हौसला दे रही थी। पर तभी मयूरी को कुछ अजीब सा एहसास हुआ और उसने पीछे मुड़कर देखा, और जब उसने आहान को बैक स्टेज एरिया के पास खड़ा देखा तो वो शॉक्ड रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो वहां पर जम सी गई थी, क्योंकि उसे फिर से वही बात याद आ गई थी जो उसने सुहाना से उसके बारे में कही थी। उसके बाद वो उसे ठीक से फेस भी नहीं कर पा रही थी। वो उसे इस वक्त पहले से भी ज्यादा खड़ूस नजर आ रहा था।
अभी कुछ देर पहले तक उसे सुहाना के बारे में भी सोच सोचकर मन ही मन बेचैनी हो रही थी, पर जैसे ही उसने आहान को अपने सामने देखा, उसके मन में अजीब सी शांति महसूस हुई। अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आई और आहान की तरफ आ गई। उसके पास जाकर उसने उसे सारी अपडेट्स देना शुरू कर दिया। मिस्टर रायजादा, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक इमरजेंसी प्रपोजल भी तैयार किया है। इन केस सुहाना आज यहाँ नहीं आती है तो हम सब इस बात को अच्छे से कवर अप कर लेंगे, पर अब मुझे सुहाना की टेंशन हो रही है। वो बहुत दिनों से इस प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट का वेट कर रही थी, यहाँ तक कि कल ही उन्होंने मुझे भी कहा था कि वो कल यहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगी, पर वो, मुझे लगता है कि ज़रूर उनके साथ कुछ तो हुआ है, वरना वो बिना किसी रीज़न के गायब नहीं हुई होंगी। आई होप वो ठीक हो मिस्टर रायजादा। क्या आप? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, आहान उसके सिर को थपथपाने लगा। उसके इस तरह के रिएक्शन को देखकर उसे लग रहा था कि जैसे वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये देख वो अब तक उसे जो भी कुछ कहना चाहती थी सब भूल गई और बस उसे ही देखने लगी। पर तभी उसके दिमाग में आया, कहीं स्पाइडो ने मेरे सिर पर हाथ इसलिए तो नहीं रखा क्योंकि ये मुझे उस बात के लिए मारना चाहता है, पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये मुझे संभालने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि वो अपने ख्यालों से बाहर आती, आहान ने अपना सर उसके सिर से हटा लिया। तभी उसकी नजर पीछे से आती रिया पर गई। मयूरी का ध्यान भी रिया की तरफ गया। रिया आहान के पास भागती हुई आ रही थी। आते ही उसने कहा, सर, हमने इस मैटर का इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। सुहाना के घर के बाहर जो सीसीटीवी लगा है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि वो इवेंट के लिए सही टाइम पर घर से निकली थी, पर उसके बाहर आते ही रोड के दूसरी साइड पर खड़ी एक मिनी वैन ने उन्हें जबरदस्ती बैठा दिया गया। देखने से साफ पता लग रहा है कि शायद उसे किडनैप कर लिया गया है। अपनी बात कह देने के बाद रिया जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी। उसे देखकर साफ पता लग रहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में और भागते हुए वहां तक पहुंची थी। हालांकि ये सुनने के बाद आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदले थे, क्योंकि उसे ये न्यूज अभी कुछ टाइम पहले ही वर्धन ने कॉल पर बता दी थी। तभी रिया ने फिर से अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, सर, विक्रांत शाह ने पहले ही वैन की लोकेशन के बारे में पता लगा लिया है। उन्होंने मुझे ये मैसेज आपको देने को कहा है। सुहाना के लिए ये पब्लिसिटी डील बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस दिन की काफी दिनों से वेट कर रही थी, इसलिए जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक आप इस सिचुएशन को संभाल लीजिए। रायजादा फैमिली के बाद शाह फैमिली शहर की दूसरी सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक थी। क्योंकि सुहाना किडनैप हो चुकी थी तो इसका मतलब आज तो सुहाना यहाँ नहीं आ सकती थी, और अगर ऐसा हुआ तो दबे डायमंड्स की सेल्स पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला था, और साथ ही साथ सुहाना की रेपुटेशन भी दांव पर लगी थी। इसके साथ साथ शनाया ज्वेलर्स भी अपने सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत ठीक से नहीं कर पाया। भले ही विक्रांत शाह को इस इवेंट की कोई टेंशन ना हो, पर उसकी बातों से ये साफ पता लग रहा था कि उसे सुहाना की बहुत फिक्र थी। प्रोडक्ट लॉन्च के लोकेशन पर आज सुहाना के बहुत सारे फैंस आए हुए थे। अगर उन्हें सुहाना के बारे में पता लग गया तो यहाँ बहुत बुरा हो सकता था और वो प्रोडक्ट लॉन्च में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। अब तक ये बात बाबू भाई तक भी पहुंच गई थी। वो भी बस यही प्रे कर रहे थे कि सब कुछ जल्दी से सॉल्व हो जाए और न्यू प्रोडक्ट सही टाइम पर लॉन्च हो जाए। वहीं आहान को जल्द ही विक्रांत की बात समझ आ गई थी। वो पलटकर मयूरी की तरफ देखने लगा। तभी उसने कहा, तुम आज इस इवेंट की ओवरऑल इंचार्ज हो, क्या तुम्हारे पास इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई आइडिया है? वहीं मयूरी तो इस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारी बातें चल रही थी। विक्रांत शाह खुद सुहाना को ढूंढने के लिए गया हुआ है। आहान की आवाज सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी नजर आहान की परेशान नजरों से जा मिली। ये देख वो जल्दी से बोली, हम प्रोडक्ट लॉन्च की अननेसेसरी एक्टिविटी को पहले करवा दे तो आज हमारे प्रोडक्ट लॉन्च में एक लकी ड्रॉ भी रखा गया है और इसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही। उसकी बात सुन आहान कुछ देर उसकी कही बात पर गौर करने लगा। अगले ही सेकंड उसने कहा, लकी ड्रॉ की टाइमिंग को 2 घंटे तक बढ़ा दो। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने कहा, मैं अभी जाकर इसका अरेंजमेंट करती हूँ। ये बोल वो वहां से चली गई। उसने एंड मोमेंट पर प्रोडक्ट लॉन्च की एक्टिविटी को चेंज कर दिया था। जब प्रोडक्ट लॉन्च के शुरू होने का टाइम आया तो मयूरी ने होस्ट को स्टेज पर भेजकर प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट करने को कहा। वहीं शहर की दूसरी ओर एक काली मिनी वैन एक बार के सामने आकर रुक गई थी। ये बार सिर्फ रात के टाइम ही खुला रहता है। जैसे ही कार के दरवाजे खुले, कुछ ब्लैक ड्रेस पहने आदमी सुहाना को, जो कि बेहोश थी, उसे बार के पिछले दरवाजे से अंदर ले जाने लगे। उन ब्लैक ड्रेस पहने आदमियों के हाथ में एक टैटू था और उन्होंने अपने मुंह पर मास्क पहन रखा था। वो आदमी सुहाना को सीधे बार के अंदर बने प्राइवेट रूम में ले गए थे। उस रूम में पहले से एक आदमी काउच पर बैठा हुआ था। वो देखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। उसकी आंखों से काफी
चिढ़ भरा लुक नजर आ रहा था। तभी उन ब्लैक ड्रेस पहने आदमियों ने वहां जाकर उस आदमी से कहा, मिस्टर आशीष, हम उन्हें ले आए हैं। इतना कहकर उन लोगों ने सुहाना को आशीष के सामने लाकर बैठा दिया। उन लोगों की बात सुन आशीष ने खुश होकर अपना सिर उठाया। वो सुहाना के करीब गया और उसके बालों को खींचते हुए उसका चेहरा देखने लगा। वो ये बात कंफर्म करना चाहता था कि क्या वो वही लड़की है जिसके लिए वो रात दिन तड़प रहा था। उसका चेहरा देख उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। उसने सुहाना की तरफ देखते हुए कहा, ओ सुहाना, क्या हुआ अगर तुम इतनी ज्यादा एरोगेंट हो तो, पर आई तो तुम मेरी यादों में हो ना। उसने बहुत पहले से ये बात सब लोगों से कह दी थी कि वो सिर्फ उसकी कंपनी की ही पब्लिसिटी डील साइन कर सकती है, और अगर वो उसकी नहीं हो सकती तो वो किसी की नहीं होगी। वो इस वक्त अपने सामने बैठी सुहाना को बस घूरे जा रहा था। वो उसे पसंद भी करता था। उसे सुहाना की खूबसूरती और उसका एरोगेंट एटीट्यूड बहुत पसंद था। उसे लगता था कि सुहाना अपने एरोगेंट एटीट्यूड की वजह से ही और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है, क्योंकि एक आदमी की ईगो को भड़काने के लिए इतना ही काफी है, और पास से देखने पर तो वो उसे और भी सुंदर नजर आ रही थी। कोई भी इंसान उसे पाने के लिए खुद को उसकी ओर अट्रैक्ट होने से रोक नहीं सकता था। सुहाना को ऊपर से नीचे तक देख लेने के बाद आशीष ने अपना सिर उठाया और कुछ सोचते हुए उन लोगों से बोला, क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ? उसकी बात सुन वो लोग उसे जल्दी से समझाने लगे। ये खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। हमें डर था कि कहीं इसके चक्कर में एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए हमने इसे बेहोश कर दिया, पर आप टेंशन मत लीजिए, इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। फिर उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और सुहाना के नाक के पास लाकर उसे सुंघा दिया। अगले ही पल वो खांसने लगी। वो फिलहाल उस चीज के नशे में थी। वो अपने आसपास खड़े लोगों को पहचानने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। जब वो अपने घर से बाहर निकल आई थी तो उसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती अपनी वैन में बिठा लिया था। खुद को संभालते हुए वो सोफे पर ठीक से बैठ गई। उसके बाद उसने अपने सामने खड़े आदमियों को देखते हुए उनसे कहा, कौन हो तुम? इतना कहकर वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर अपने फोन निकालने की कोशिश करने वाली थी, पर तभी उसे पता चला कि उसके पॉकेट से फोन गायब था। उसने सोचा कि जरूर उस मिनी वैन में जब ये लोग उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे तो उन आदमियों से खुद को बचाने के लिए लड़ते वक्त उसका फोन नीचे गिर गया। उसने चारों तरफ देखा तो वो रूम साउंड प्रूफ नजर आ रहा था, इसलिए अगर वो हेल्प के लिए चिल्लाती तो भी उसकी आवाज बाहर नहीं जा पाती। उसे अब जाकर समझ आया कि उसका किडनैप हो गया है। उसके चेहरे पर परेशानी और डर साफ नजर आ रहा था, पर फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े लोगों को घूर कर देखने लगी, पर वो चेहरे उसे बिल्कुल भी जाने पहचाने नजर नहीं आ रहे थे। उन सभी लोगों में से उसे बस सबसे आगे खड़ा इंसान थोड़ा जाना पहचाना नजर आ रहा था। उसे ध्यान से देख वो अपने मन में सोचने लगी, मैंने कहीं तो इस इंसान को देखा है, पर कहाँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और तभी उस इंसान ने सामने आकर उससे कहा, सुहाना तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बस तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगी तो तुम इस जगह से सेफली बाहर निकल जाओगी। इतना कहकर उसने वहां खड़े उन आदमियों को चले जाने का इशारा किया। जल्द ही एक आदमी अपने हाथ में एक सूटकेस लिए वहां आया और उसे खोलने लगा। वो सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। उस सूटकेस में एक लाइट भी लगी हुई थी जिससे उसकी रोशनी उन पैसों पर गिर रही थी। पैसे देख आशीष ने मन ही मन सोचा, इतने पैसे देख तो किसी का भी फैसला बदल सकता है, तो फिर ये क्या चीज है? ये सोचते हुए इसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी। पिछली बार जब सुहाना ने उसे रिजेक्ट किया था तो शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई थी, पर अब तो उसके सामने पैसों का पूरा सूटकेस भरा पड़ा था। क्या वो ये देखकर उसे मना कर देगी? तभी आशीष ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर उस सूटकेस पर रख दिया और सुहाना से कहने लगा, ये सारा तुम्हारा हो सकता है, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो तो। सुहाना इस वक्त एकदम खामोश थी। तभी आशीष ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। इतना कहकर वो सुहाना की ओर आगे बढ़कर उसे छूने की कोशिश करने ही वाला था कि तभी सुहाना ने खुद को बचाते हुए उसे धक्का दे दिया। धक्का लगने की वजह से आशीष दूर जाकर गिरा। क्या आहान या विक्रांत में से कोई बचा पाएगा सुहाना को? क्या सुहाना सही टाइम पर पहुंच पाएगी प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आशीष ने पैसों का सूटकेस सुहाना के सामने रखा। उसे लगा था कि सुहाना अब उसकी बात मान जाएगी, पर सुहाना को पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने आशीष को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसे धक्का देने में सुहाना ने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया था।
आशीष ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी डेलिकेट दिखने वाली लड़की में इतनी ताकत हो सकती थी। वो इस वक्त जमीन पर गिरा हुआ था और सुहाना वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक प्राइवेट रूम था, इसलिए वो दरवाजा खोल नहीं पा रही थी। सुहाना चाहे कितनी भी कोशिश कर लेती, वो वहां से निकल नहीं सकती थी। इतने में आशीष भी उठ गया और सुहाना के साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बस किसी तरह सुहाना से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था। सुहाना इस वक्त बस विक्रांत को अपने सामने देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो कहीं से आ जाए और उसे बचा ले। जब वो इन सब के बारे में सोच रही थी कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा किसी ने तोड़ दिया। सुहाना को लगा कि विक्रांत उसे बचाने आ गया है, पर उसे अपने सामने ना देखकर वो रोने लगी। पुलिस ने आशीष को पकड़ लिया और सुहाना की असिस्टेंट उसके पास आ गई। सुहाना उसे लिपट कर रो रही थी। असिस्टेंट जानती थी कि सुहाना के रोने का कारण आशीष नहीं बल्कि विक्रांत था। उसने कहा, मैम संभालिए अपने आप को, हमें इवेंट में पहुंचना है, हम उसे टाल नहीं सकते। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके सारे फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। ये बात सुनकर सुहाना ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो अपने फैंस को निराश नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आज वो जहां पहुंची है उनकी वजह से ही पहुंची है। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अपनी असिस्टेंट के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। उसने कहा, चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है और मैं ज्यादा देर नहीं कर सकती हूँ। जब वो वहां से निकले तब वहां पर एक और कार खड़ी थी जिसमें विक्रांत बैठा था। जब उसने देखा कि सुहाना सेफ थी और अब ठीक है, तब वो वहां से चला गया। उधर इवेंट के वेन्यू पर अलग बवाल मचा हुआ था। मयूरी और अहान बैक स्टेज पर परेशान हो रहे थे क्योंकि सुहाना अब तक नहीं आई थी वहां पर। सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पर इतनी भीड़ सिर्फ सुहाना के चाहने वालों की थी। मयूरी इस वक्त बहुत परेशान थी और बस बार बार वहां पर सब कुछ चेक कर रही थी और अहान उसे ये सब करते हुए देख रहा था। मयूरी सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हुए अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। अहान ने मन में सोचा, ये लड़की चाहे कैसी भी हो और इसके पीछे कितने ही राज क्यों ना हो, पर ये अपना हर काम बहुत अच्छे से और शिद्दत से करती है। इस वक्त बाबू भाई बाहर का मोर्चा संभाल रहे थे। वर्धन अहान के पास भागता हुआ आया और उसने कहा, अहान सर, सुहाना का अब तक कुछ नहीं पता चला है। अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। मयूरी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, वर्धन सर, थोड़ा पेशेंस रखिए। सुहाना ने अगर बोला है कि वो आएगी तो वो जरूर आएगी। आप तो अच्छे से जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। मिस रिया भी लगातार अपडेट ले रही है। मयूरी पहले से इतनी परेशान थी और वर्धन की बातें उसे और भी परेशान कर रही थी। अहान को समझ नहीं आ रहा था कि अगर सुहाना वक्त पर नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। मयूरी ने कुछ देर के लिए तो सब कुछ संभाल लिया था, पर प्रोडक्ट लॉन्च के वक्त सुहाना का होना बहुत जरूरी था। तभी रिया वहां पर भागते हुए आई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। उसने हाँफते हुए ही कहा, सर, वो ऐसा सर। उसकी हालत देखकर अहान ने कहा, पहले सांस ले लो। रिया के चेहरे पर जो खुशी थी उससे साफ पता चल रहा था कि वो कोई अच्छी खबर लेकर आई है। उसने गहरी सांस ली और कहा, सर, सुहाना बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ आने के लिए निकल गई है। उनके असिस्टेंट से मेरी अभी अभी बात हुई है। रिया ने यह बात इतनी तेज और एक्साइटमेंट से कही थी कि सबने उसकी बात सुन ली थी। ये बात सुनकर सबने चैन की सांस ली और खुशी के मारे उछलने लगे। मयूरी ने अब तक तो सब संभाल लिया था, पर अब प्रोडक्ट लॉन्च का टाइम नजदीक आ रहा था। अब उसे ये सब कुछ देर और होल्ड करने के लिए कुछ करना था। इतने में वहां पर बाबू भाई आए। वो इस इवेंट के इंचार्ज भी थे। उन्होंने सबको ऐसे खुश और चिल्लाते हुए सुना तो वो वहां आए और उन्होंने पूछा, अरे आप सब लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं? मिस मयूरी, हम इवेंट को जितना खींच सकते हैं हमने खींच दिया, पर अब हमें स्टेज पर सुहाना चाहिए। मयूरी ने कहा, बाबू भाई, सुहाना रास्ते में ही है और अब बस आती ही होंगी। वो किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच सकती हैं। बाबू भाई ने कहा, पर मैं ऑडियंस को कैसे? बाबू भाई अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले अहान ने कहा, बाबू भाई, सुहाना आ रही है। इतनी देर जैसे मयूरी ने सबको संभाला है, आगे भी संभाल लेगी। ये बात सुनकर मयूरी को कॉन्फिडेंस भी मिल गया, पर वो थोड़ा हैरान भी हो गई। उसने मन में सोचा, इस खड़ूस को मुझ पर भरोसा है कि मैं ये कर लूंगी, या फिर ये मुझे चैलेंज कर रहा है। बाबू भाई ने कहा, मैं जानता हूँ, पर प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन तो सुहाना जी को ही देना है ने। आप सब लोग टकटकी लगाए बस उसी का इंतजार कर रहे हैं। मयूरी ने कहा, वो मैं दे दूंगी। मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मैं स्टार्ट कर दूंगी और जब सुहाना आ जाएगी तब वो जाकर स्टेज संभाल लेगी। सब उसकी बात से सहमत हो गए थे। उसे प्रोडक्ट के बारे में पता था, इसलिए कुछ देर ऑडियंस को हैंडल करना आसान था। तभी बाबू भाई ने अहान से कहा, मुझे लगता है अब आपको VIP एरिया में बैठ जाना चाहिए।
ये प्रोडक्ट शनाया ज्वेलर्स और दवे डायमंड्स के बीच की डील है, इसलिए आपका वहाँ पर होना ज़रूरी है। आहान को इस वक्त कायदे से वहां पर होना चाहिए था, पर वो मयूरी के सपोर्ट के लिए बैक स्टेज था। पर उसे भी लगा कि अब उसे बैक स्टेज नहीं होना चाहिए। वो जैसे ही वीआईपी एरिया में पहुंच गया, सब बहुत खुश हो गए और हुटिंग करने लगे। आहान सबसे बड़ा बिजनेसमैन तो था, पर उसका चार्म भी सबसे बहुत अलग था। लड़कियां तो जैसे उसके लिए पागल थी। लोगों के बीच उसका अलग ही क्रेज था। लोग फोटो खींच रहे थे और आहान अपने स्टाइलिश कपड़ों और एटीट्यूड में आगे बढ़ रहा था। जब वो अपनी सीट पर बैठ गया तब प्रोडक्ट लॉन्च का अनाउंसमेंट हुआ और अब तक जो लोग चिल्ला रहे थे वो सब भी शांत हो गए। आज की इवेंट की मेन हाईलाइट ये प्रोडक्ट लॉन्च था जिसे सुहाना करने वाली थी, पर सुहाना अब तक वहां पर नहीं पहुंची थी। ये बात ऑर्गेनाइजर्स जानते थे, पर ऑडियंस को नहीं पता था। वो सब सुहाना को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर तभी मयूरी को स्टेज पर देखकर सब हैरान हो गए थे। सबके चेहरे के रंग बदल गए थे। किसी को भी उसका स्टेज पर आना अच्छा नहीं लगा था और ये बात उसे साफ साफ नजर आ रही थी। किसी ने कहा, ये स्टेज पर क्या कर रही है? यहाँ पर तो सुहाना को होना चाहिए। किसी दूसरे ने कहा, हाँ, मैं तो यहाँ पर सिर्फ सुहाना को देखने आई थी। ये कौन है? यहाँ पर क्यों आ गई है? सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। मयूरी ने गहरी सांस ली और अपना माइक्रोफोन एडजस्ट किया। वो जानती थी कि किसी भी तरह से उसे ऑडियंस को हैंडल करना ही था। उसने कहा, हेलो एवरीवन, मैं आज की इवेंट की सुपरवाइजर मयूरी मेहता हूँ। मैं जानती हूँ कि आप सब सुपरस्टार सुहाना का इंतजार कर रहे हैं और वो जल्द ही स्टेज पर आ भी जाएंगी। इस वक्त वो बैक स्टेज हैं और अपनी रैंप वॉक की तैयारी कर रही हैं। वो अपना बेस्ट करना चाहती हैं, इसलिए बस थोड़ा टाइम ले रही हैं। तब तक मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ। मयूरी के मुंह से ये सुन सबको थोड़ा सुकून मिला और सब शांत हो गए। उन्हें लगा कि सुहाना भी जल्द ही स्टेज पर आ जाएगी। ऑर्गेनाइजर्स के माथे पर इस वक्त पसीना था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मयूरी ने ऐसा झूठ क्यों बोला था। सुहाना ठीक थी और वेन्यू पर पहुंच जरूर रही थी, पर अब तक वो पहुंची नहीं थी। पर फिर सबने सोचा कि अगर मयूरी ने ऐसा किया है तो कुछ सोच समझकर ही किया होगा। इसके बाद मयूरी उन कपल रिंग्स के बारे में सबको समझाने लगी। वो स्पेशल टाइप की कपल रिंग्स थी जिन पर लोग अपने चाहने वालों की फोटो इम्प्रिंट करवा सकते थे। उसका डिजाइन, लुक सब कुछ बहुत अलग और अच्छा था। धीरे धीरे मयूरी ने सबका ध्यान उन रिंग्स की तरफ खींच लिया था और सब उसके बारे में बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। ये देखकर मयूरी ने भी चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसे उन्हें थोड़ी देर और होल्ड करने का टाइम मिल गया था। कुछ देर बाद सबके चेहरे पर खुशी थी, पर मयूरी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसने जो स्पीच प्रिपेयर की थी वो अब खत्म होने वाली थी। उसने रिया की तरफ देखा, पर रिया ने उसे इशारे से ये समझा दिया कि सुहाना अब तक नहीं आई है। ये जानते ही मयूरी इतना परेशान हो गई कि उसके पूरे शरीर पर पसीना आ रहा था। उसने जल्दी से अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू किया। उसने कुछ वक्त सोचने के बाद कहा, ये प्रोडक्ट शनाया ज्वेलर्स और दवे डायमंड्स के बीच की पार्टनरशिप की वजह से बना है। इसके पीछे दोनों कंपनीज का विजन है। अब मैं शनाया ज्वेलर्स के सीईओ मिस्टर आहान रायजादा को स्टेज पर इनवाइट करती हूँ ताकि वो इस प्रोडक्ट के बारे में आपको और बता सकें। मयूरी की ये बात बोलते ही ऑफिस के सारे लोग हैरान हो गए। उसने बहुत बड़ा दांव खेला था। सब श्योर थे कि आहान किसी भी कीमत पर स्टेज पर नहीं आने वाला था। मयूरी बहुत उम्मीद के साथ उसे देख रही थी। आहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख उसे भी एहसास हो गया था कि उसे किसी और को बुलाना चाहिए था। उसके हिसाब से तो आहान इतना खड़ूस था कि वो उसकी मदद तो कभी नहीं करेगा। उसने अपनी आंखों से ही आहान से कहा, प्लीज मिस्टर रायजादा, प्लीज स्टेज पर आकर मेरी मदद कर दे। आहान ने भी इशारे से ही जवाब दिया, मैं क्यों तुम्हें बचाने आऊं? किससे पूछकर तुमने मेरा नाम लिया? मयूरी ने फिर इशारे में कहा, अब तो कर दिया ना, प्लीज ऐसा मत कीजिए और स्टेज पर आ जाइए। सबकी नजरें इस वक्त आहान पर टिकी हुई थी। उसके स्टेज पर आने से टाइम और निकल सकता था। वो किसी भी सेलिब्रिटी से तो कम नहीं था। ऑर्गेनाइजर्स भी आहान को देख रहे थे। वो चाहते थे कि बस वो स्टेज पर चला जाए तो मामला काफी सही हो जाएगा। आहान ने सबकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठने का फैसला ले लिया। ये देखकर मयूरी की जान में जान आई। वो बहुत आराम से चलते हुए स्टेज पर आ रहा था। जब वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो मयूरी ने उसे माइक दिया, पर उसने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उसने मन में सोचा, ये मेरी मदद करने आया है या फिर मेरी बेइज्जती करने? उसके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं था, इसलिए उसने खुद ही पूछ लिया, मिस्टर रायजादा, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है? क्या आपने इसे यूज किया है? आहान ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप खड़ा रहा। मयूरी ने धीरे से कहा, प्लीज जवाब दे दीजिए। आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो वहां पर बस एटीट्यूड में खड़ा था। क्या आहान स्टेज पर मयूरी को बचाने आया था या उसे मुसीबत में और डालने? क्या वो इस सवाल का जवाब दे देगा? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
मयूरी ने बहुत उम्मीद से आहान को बुलाया था, पर अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी मदद करने ही नहीं वाला था। मयूरी ने मन में सोचा, ये खड़ूस मेरी मदद करने आया है या फिर मेरे जले पे नमक छिड़कने के लिए? एक जवाब ही तो देना है, सीधा सीधा जवाब नहीं दे सकता है क्या? आहान ने जब देखा कि मयूरी उसके जवाब का इंतजार कर रही है तो उसने कहा, मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है और मैं इसके बारे में अभी नहीं जानता हूँ। आहान का इतना ब्लंट जवाब सुनकर मयूरी का मन कर रहा था कि वहीं उसकी जान ले ले। उसने सोचा, ये कैसा इंसान है, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ये ऐसा कैसे कह सकता है? अगर किसी और को बुला लेती ना तो वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ करने के लिए कुछ भी करता, पर ये तो खड़ूस है, ये कैसे कुछ अच्छा कर सकता है? सबकी नजरें इस वक्त आहान पर ही थी। सब ये सुनकर हैरान थे, क्योंकि अगर आहान ही उन रिंग्स के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता था तो फिर कोई उसे क्या ही यूज करता। मयूरी आहान को ऐसे देख रही थी जैसे अगर अब उसने कुछ नहीं कहा तो वो उसके पैर पड़ जाएगी और उससे उसका साथ देने के लिए रिक्वेस्ट करेगी। पर आहान ने आके कहा, मुझे भले ही इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं इसे ट्राई करना चाहूंगा। आई एम श्योर ये कपल्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये सुनकर मयूरी ने चैन की सांस ली। आहान के इसी बर्ताव की वजह से सबसे ज्यादा परेशान होती थी। वो कभी भी ढंग से और पूरे जवाब नहीं देता था। मयूरी ने अपना कंपोजर संभाला और कहा, फिर तो हमें इंतजार करने की कोई जरूरत ही नहीं है, रिंग्स हमारे पास है। आहान सर, उन्हें ट्राई करके हमें बता सकते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट कैसा लगा। इतना कहने के बाद उसने वहां पर रखी रिंग्स उठाई और आहान के आगे हाथ बढ़ा दिया। आहान मयूरी को ऐसे घूर रहा था जैसे ये सब करने का वो उससे अच्छा बदला लेने वाला था। जैसे ही आहान ने उन रिंग्स को देखा और लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, दोनों के हाथ टकराए और दोनों के बीच एक आई कांटेक्ट हुआ। मयूरी ने कहा, मिस्टर आयशा, आपका इन रिंग्स को लेकर क्या कहना है? आहान के टच से उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो बर्फ की तरह जम गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नीचे खड़े वर्धन, रिया और बाबू भाई भी बहुत परेशान हो रहे थे। उधर उन दोनों को इस तरह देखकर नियति की चमची जिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो नियति को यहाँ की पल पल की खबर दे रही थी। उसने मन में कहा, नियति मैम को इसके बारे में पता चला तो वो पक्का इसके साथ बहुत कुछ बड़ा करेंगी। उधर रिया और वर्धन आहान का बर्ताव जानते थे, इसलिए रिया ने कहा, ये मयूरी क्या कर रही है? उसे आहान सर के नेचर के बारे में पता नहीं है क्या? ये सुनकर वर्धन ने कहा, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर इस वक्त ऑडियंस का ध्यान भटकाना ज्यादा जरूरी है। सुहाना कहाँ पहुंची, पता किया तुमने? रिया ने कहा, मैं पता करती हूँ। उधर बाबू भाई ने कहा, एम छोकरी छे, अपने बॉस को क्या मस्त हैंडल कर रही है। हमारी गुजराती छोकरी ही ऐसा कर सकती है। बाबू भाई को मयूरी का ये प्लान बहुत अच्छा लग रहा था। रिया और वर्धन ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे इसके बाद आहान कैसे रिएक्ट करेगा। रिया लगातार सुहाना की अपडेट ले रही थी। उधर स्टेज पर आहान और मयूरी अभी भी आंखों में आंखें डालकर खड़े थे। उन दोनों के हाथ एक दूसरे को टच कर रहे थे। तभी आहान ने कहा, आंखों से खा जाने का इरादा है क्या? वो लगातार मयूरी को देख रहा था, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो कुछ देर पहले तक बहुत परेशान थी और इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। ये सुनकर मयूरी होश में आ गई। उसे एहसास हुआ कि वो दोनों स्टेज पर थे और सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। मयूरी ने अपना हाथ पीछे किया और रिंग का बॉक्स आहान के हाथों में ही रह गया। आहान ने उन रिंग्स को अच्छे से देखा। जब मयूरी ने देखा कि आहान उस रिंग को बहुत ध्यान से देख रहा है तो उसने पूछा, आपको ये रिंग कैसी लगी? जब आहान ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो उसने फिर पूछा, आई एम श्योर आपको ये रिंग बहुत अच्छी लगी होगी, है ना? वो नहीं चाहती थी कि आहान को ज्यादा कुछ बोलना पड़े। उसने इस तरह सवाल पूछा था कि उसे बस हाँ या ना बोलना पड़े। पर आहान तो आहान था। वो जब तक मयूरी का खून नहीं जलाता तब तक उसे चैन कैसे पड़ सकता था। उसने कहा, मुझे इस डिजाइन में कुछ यूनिक नहीं नजर आ रहा। ये बात सुनकर मयूरी का मन कर रहा था कि वो आहान का गला दबा दे। कोई अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता था? मयूरी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, लेकिन इसके जो डायमंड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। दवे डायमंड्स के साथ ये कोलैबोरेशन करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आहान के इस जवाब से सब बहुत खुश थे और पूरे वेन्यू में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। ये देखकर मयूरी को समझ आ गया था कि अगर लोगों का ध्यान सुहाना से हटाना है तो उसे आहान को स्टेज पर रखना ही पड़ेगा।
उसने एक बार फिर अपने आप को शांत कर लिया। उसने सोचा, यह आदमी एक बार में सीधा जवाब क्यों नहीं दे सकता? अब मयूरी जानती थी कि उन्हें ज्यादा देर इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सुहाना वहां पर कभी भी आ सकती थी। पर जब तक रिया उस बात का सिग्नल नहीं दे देती, तब तक उसे आहान के साथ कॉन्वर्सेशन को आगे ही बढ़ाना था। जब मयूरी ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, तो आहान ने कहा, मिस मयूरी, आपको मुझसे कोई और सवाल पूछना है? ये सुनकर मयूरी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाई और उसने पूछा, मिस्टर रायजादा, लोगों का क्रेज देखकर पता चल रहा है कि आप इन लोगों के बीच में कितने पॉपुलर हैं। तो मिस्टर रायजादा, आप ये रिंग किसी स्पेशल को देना चाहेंगे? इस रिंग के लिए आपकी चॉइस की लड़की कैसी होगी? इस सवाल से वेन्यू पर एक अलग हंगामा मच गया था। सब लड़कियां जानना चाहती थी कि आहान की पसंद कैसी थी, वो कौन सी स्पेशल लड़की थी जिसे आहान ये रिंग देना चाहता था। मयूरी के इस सवाल ने आहान को बहुत गुस्सा दिला दिया था। उसने नहीं सोचा था कि मयूरी उससे इतना पर्सनल सवाल पूछ लेगी। सब जानते थे कि आहान और शनाया की शादी हो गई थी और उनकी शादी वाले दिन ही अचानक से परी उनकी जिंदगी में आ गई थी और अगले ही पल एक दिन एक्सीडेंट में शनाया की मौत हो गई थी। आहान ने शनाया के अलावा ना पहले किसी के बारे में सोचा था और ना अभी वो कुछ सोचना चाहता था। पर जब से परी उसकी जिंदगी में आई थी, सब लोग उसकी माँ से मिलना चाहते थे। परी को आहान की जिंदगी में आए अब बहुत वक्त हो गया था। अब तक उसकी माँ का कुछ पता नहीं था। आहान ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, मैं ये रिंग किसी ऐसी लड़की को देना चाहूंगा जिसे मुझे मारने का मन ना करे। ये बात सुनकर मयूरी जान गई थी कि आहान बहुत गुस्से में था और उसका उसी को मारने का मन कर रहा था। दोनों एक बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में थे। वो दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पर अभी हालात ऐसे थे कि इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना ही था। सब लोग एकटक आहान को देख रहे थे और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, पर जाहिर सी बात थी कि ये बात समझ पाना सबके बस की बात नहीं थी। माहौल को शांत करने के लिए मयूरी ने कहा, तो मिस्टर रायजादा, क्या इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसी कोई लड़की है जिसे आप मानना नहीं चाहेंगे? आहान की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब मयूरी की जान लेकर ही मानेगा। मयूरी के इस सवाल से सब शांत हो गए थे और आहान के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सारे रिपोर्टर्स आगे आ गए थे। वो कोई भी मसालेदार खबर मिस नहीं करना चाहते थे। वो आहान के पास से आने वाली कोई भी न्यूज सबसे पहले अपने चैनल पर टेलीकास्ट करना चाहते थे। सब लोग बेसब्री से आहान के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, पर आहान अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़ा रहा। वर्धन ने खुद से धीरे से कहा, ये मयूरी क्यों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है? पता नहीं है ये क्या चाहती है। रिया ने कहा, शनाया की मौत के बाद आहान सर ने किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है और ये मयूरी पब्लिक के चक्कर में ऐसा सवाल पूछ रही है। तभी ऑडियंस में मौजूद जिया ने अपने आप से कहा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि आहान सर नियति मैम का नाम ले ले। जब सबके दिमाग में ये सब बातें चल रही थी, तब मयूरी के दिमाग में आगे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे थे। उसने मन में सोचा, अब ये खड़ूस मेरी जान ना ले तो ही अच्छा होगा। मयूरी के पास अब इकलौता सहारा सुहाना का वहां पर पहुंच जाना था। उसने रिया की तरफ देखा, जिसने जेस्चर किया कि सुहाना वहां पर पहुंच चुकी है और अब इस मामले को रफा दफा किया जा सकता था। रिया के पास अभी अभी मैसेज आया था, वो वेन्यू पर पीछे वाले गेट से आ गई है और बैक स्टेज तैयार हो रही है। ये सुनकर तो जैसे मयूरी के पंख लग गए। उसने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, इस सवाल के जवाब को हम सस्पेंस ही रहने देते हैं। मिस्टर रायजादा, थैंक यू सो मच कि आप स्टेज पर आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आई एम श्योर द कोलैबोरेशन बिटवीन शनाया ज्वेलर्स एंड दवे डायमंड्स विल बी अ हिट। ये सुनने के बाद आहान ने मयूरी को घूरा और वहां से चला गया। वो जब तक स्टेज से उतरकर अपनी सीट पर नहीं आ गया, तब तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। मार्शल आर्ट छोड़ने के बाद पूरी तरह से बिजनेस में आने के बाद ये था आहान रायजादा का चार्म। इसके बाद मयूरी ने अनाउंस किया, अब वक्त आ गया है आज के सबसे बड़े हाईलाइट का। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो स्टेज पर आ रही हैं वो सबके दिल की धड़कन है और उनकी फैन फॉलोइंग भी क्रेजी है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मिस सुहाना। अनाउंसमेंट होते ही मेन लाइट्स ऑफ हो गई। इस वक्त बस स्टेज की लाइट्स चल रही थी। मयूरी ने देखा कि आहान उठकर स्टेज की तरफ आ रहा था। वो भी जल्दी से उसके पास आ गई। उसके पास पहुंचते ही उसने कहा, मिस्टर रायजादा, मैं जानती हूँ कि मैंने स्टेज पर जो किया वो शायद आपको अच्छा नहीं लगा, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। कान्हा जी जानते हैं कि मैंने कुछ भी गलत इरादे से नहीं किया था। सब लोग आपको इतना चाहते हैं, इसलिए उनका ध्यान बटाने के लिए मैंने आपका नाम ले लिया। आहान ये सब बातें सुन रहा था।
पर उसके चेहरे पर एक बहुत इरिटेटेड और अजीब सा एक्सप्रेशन था। क्या वो मयूरी की बात को समझेगा या फिर मयूरी किसी नई प्रॉब्लम में फंसने वाली है? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।